नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक नई वीडियो के अंदर। और हाँ, कई लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भैया वीडियो और लेके आओ एलओटीएम पे। अब इससे ज्यादा क्या लेके आओ भाई। हर हफ्ते एक वीडियो मंडे तो आती ही है। मंडे के अलावा भी कभी कभी मैं बीच में वीडियो डालता हूँ। लेंथ 1 घंटा कम लग रहा था तो उसको बढ़ा के मैंने 1.5 घंटे कर दिए हैं। लिटरली मैंने इसको एलओटीएम चैनल बना दिया है, जिस चक्कर में मेरे पुराने ऑडियंस मेरे को छोड़ के चली गई है। चैनल की ग्रोथ गिर गई है, वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। पूरा चैनल मैंने एलओटीएम के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। इससे ज्यादा वीडियो कैसे बनाऊं? मेरे पास 3-4 और चैनल्स है, कैसे चलेगा ये सब? जो भी अपन कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगेन ये बात बहुत लोग पूछते हैं कितने चैप्टर्स बाकी है बुक 4 के अंदर। बुक 4 बहुत दिन से चल रहा है, तो कुछ 45 चैप्टर्स बचे हैं। यानी कि आज वाली वीडियो को छोड़ के 1 से 2 और वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी बुक 4 और फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे बुक 5 पे। अब इससे पहले हम लोग बुक 5 पे मूव ऑन करें, बुक 4 को तो खत्म कर लेते हैं, है कि नहीं? तो लास्ट वीडियो में याद है ना क्या हुआ था? क्लाइंट जो भी कांड वगैरह किया था, उसके बाद क्रीपिंग हंगर को शांत करने के लिए वो ग्रे फॉग में छोड़ दिया था, क्योंकि क्रीपिंग हंगर को खाना तो चाहिए ही। और खाता क्या है वो? इंसान। तो हाँ, रेस्ट वेस्ट करने के बाद क्लाइंट नेक्स्ट डे रेडी होता है कि चलो भैया क्रीपिंग हंगर को कुछ खाना दे ही दिया जाए। ग्रे फॉग में भले वो शांत पड़ा है, लेकिन मेरे पे टूट पड़ेगा कभी, मतलब जब जरूरत होगी इसकी। तो इसलिए क्लाइंट स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर हुआ और बर्सर्क सी के पोर्टो हार्बर तक मतलब ट्रैवल कर गया। हार्बर में ही वहां जाके किसी को पकड़ेगा जो गंदे इंसान है, उसे क्रीपिंग हंगर को खिलवा देगा। अब क्लाइंट ट्रैवलिंग करता है क्रीपिंग हंगर की मदद से, राइट? उसकी एक पावर है। तो जैसे ही क्लाइंट प्री डिटरमाइंड कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ा, उसके सामने एक अजीब सीन अपीयर हुआ। स्पिरिट वर्ल्ड की हवा जैसे फिजिकल फॉर्म ले चुकी थी, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा था। और तेज हवा घूम रही थी और एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही थी। अंदर हर जगह अंधेरा था, ऊपर डार्क क्लाउड्स थे और बार बार काली ग्लूमी लाइटनिंग चमक रही थी और पूरा एरिया दुनिया के एंड जैसा लग रहा था। उस मोमेंट क्लाइंट को लगा जैसे वो किसी ऐसे समंदर में आ गया है जो हमेशा स्टॉर्म से बर्बाद रहता हो। लेकिन उसे क्लियरली पता था कि ये स्पिरिट वर्ल्ड है, तो मतलब मिस्टिसिज्म की बुक्स बिल्कुल सही बोलती थी, राइट? डेथ के पेरिश होने की पावर ने सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न कंटिनेंट के बीच वाले समुद्र का वेदर ही नहीं बदला है, बल्कि उस जगह को डिजास्टर और डेंजर से भर दिया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसी वजह से उसका नाम बर्सर्क सी पड़ा। और सिर्फ रियलिटी ही नहीं, स्पिरिट वर्ल्ड भी करप्ट और डैमेज हो चुकी है। दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। बर्सर्क सी में अगर कोई स्पिरिट वर्ल्ड से रिलेटेड रिचुअल करे या स्पिरिट पावर यूज करे, तो बहुत हाई चांस होता है कि कोई डेंजरस एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ अनइमेजिनेबल चीज हो जाए। क्लाइंट ने खुद अपनी आंखों से बुक्स की बातें वेरीफाई की। उसके हिसाब से अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो नदर्न कंटिनेंट के कंट्रीज एम्पायर रोजेल का वेट नहीं करते सेफ सी रूट ढूंढने के लिए। अब हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के लिए नॉर्मल नेचुरल बैरियर्स क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रोजेल का सेफ सी रूट सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें मिस्टिसिज्म भी इन्वॉल्व थी। इसका मतलब ये भी है कि बर्सर्क सी और स्पिरिट वर्ल्ड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसलिए क्लाइंट डायरेक्टली सी मैप्स यूज करके स्पिरिट वर्ल्ड के डेंजरस एरिया को क्रॉस कर सकता था। जो कुछ भी उसने पहले पढ़ा था उसे याद करते ही क्लाइंट सही लोकेशन पे गया और डार्क स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर गया। हर डायरेक्शन से हवा की चीखने वाली आवाज आ रही थी। साइड वाली हवा भी उसकी सोल और स्पाइन तक ठंड पहुंचा रही थी। क्लाइंट को लगा कि अगर वो सिर्फ स्पिरिट बॉडी फॉर्म में ट्रैवल करता और ब्लैक एम्परर कार्ड, टायरेंट कार्ड और अजिक की कॉपर विसल का सपोर्ट ना होता तो उसे सीरियस इंजरी तक हो सकती थी। लेकिन सपोर्ट है तो बंदा सेफ है। और अगर ये सेफ सी रूट नहीं होता तो उसे लग रहा था कि उसका फिजिकल बॉडी भी डेथ से भरे ब्लैक स्टॉर्म्स को सर्वाइव नहीं कर पाता। तेज हवा से भी ज्यादा डेंजरस डार्क लाइटनिंग जो थी वो थी। क्लाइंट को डाउट था कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और हिडन मेल स्टॉर्म्स और वैंडरिंग क्रीचर्स, वो तो अलग प्रॉब्लम है ही। क्लाइंट सोचता है कि यहाँ एक्चुअल समंदर का पानी नहीं है, तो फिर इन मेल स्टॉर्म्स के एंड में क्या होगा? क्लाइंट सेफ सी रूट फॉलो करता हुआ ठीक स्पीड से आगे बढ़ता रहा। बीच बीच में वो आसपास देखता भी रहा ताकि और चीजें समझ सके। तभी उसने एक स्ट्रेंज क्रीचर देखा। वो एक ह्यूज सिकल घसीट रहा था और एक ब्लैक हरिकेन के अंदर था। उसका बॉडी अलग अलग स्कल से बना हुआ था, इसलिए वो बहुत स्वोलन और मैसिव लग रहा था। कुछ स्कल्स ग्रे व्हाइट थे, कुछ ग्रे बैक, और सब अलग अलग साइज और डिफरेंट स्पीसीज के थे। सारे स्कल्स एक दूसरे के ऊपर जड़े हुए थे और उनसे उस क्रीचर का टॉर्सो, लिम्स, हेड बना हुआ था। जिस मोमेंट क्लाइंट ने उस क्रीचर को देखा, उसी वक्त क्रीचर ने भी क्लाइंट को नोटिस कर लिया। सारे स्कल्स एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए और ग्राइंडिंग की क्रीपी सी आवाज आई। उसके काउंटलेस डार्क आई सॉकेट्स एक साथ क्लाइंट को घूर रहे थे। क्लाइंट इससे भैया बहुत ज्यादा डर गया, ठीक है? और वो इमीडिएटली ट्रैवलिंग का यूज करके एरिया को क्रॉस किया और नेक्स्ट सेफ सी रूट में चला गया। और पास वाले इल्यूजरी सी में से खून से भरे आर्म्स और ग्रीनिश ब्लैक टेंटिकल समुद्र की सरफेस से बाहर निकलने लगे। दूसरी तरफ अगर हम सिटी ऑफ सिल्वर की बात करें तो वहां 6 मेंबर काउंसिल है, राइट?
तो ये लोग इन्वर्टेड मौसलम को एक्सप्लोर करने वाले थे, तो भैया वो एक्सप्लोरेशन हो गई शुरू। ये लोग मौसलम के पास थे, वहां एक पैसेज था, उसको फॉलो करते हुए ये लोग एक डीप अंडरग्राउंड वाली जगह में जाने लगते हैं। अब यहाँ कॉलिन था, कॉलिन जो इलियड है, वो कुछ तो पीता है जिससे उसका इफेक्टिवनेस बढ़े, पूरा उसका नशवस दिखने लग जाता है। देन तलवार सब पे ऑइंटमेंट लगा के रेडी किया है ताकि डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स को अचीव कर सके। अब 6 जो मेंबर थे उसमें से एक वेट शिडमोंट नाम का बंदा है, अगेन वो भी यही काम किया, एक अनदर एल्डर है वो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्यों आखिर ये लोग ये सब लगा रहे हैं तलवार में, क्योंकि इससे ये लोग अलग अलग इफेक्ट्स, अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या, सिटी ऑफ सिल्वर में सबको एक्टिंग मेथड सिखाई जाती है, राइट? तो वहां पे सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 6 तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है, हर कोई वहां सीक्वेंस 6 ही समझ लो। लेकिन वहां उससे ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस 5, 4 इस सब के लिए रिचुअल्स करने होते हैं डिफरेंट टाइप के, और सिटी ऑफ सिल्वर में आप कैसे उस रिचुअल को अचीव कर पाओगे। इसीलिए सिटी ऑफ सिल्वर के अंदर सीक्वेंस 4 दिख पाना बहुत ज्यादा रेयर है। लाइक जनरेशंस में एक बार निकलता है कोई एक सीक्वेंस 4 जो बन जाता है। एनीवेज, अगर हम बात करें वेट चिडमोंट की, जो कि एक वन ऑफ द एल्डर्स हैं, तो वो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स डीमन हंटर्स की तरह 2 वेपन्स एक साथ यूज नहीं करते। इसी वजह से वो अलग अलग ऑइंटमेंट्स यूज करके डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता था ताकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल कर सके। उसके हाथ में आयरन ग्रे हैमर था और उसकी बैक पर एक बहुत बड़ा बो लटका हुआ था, वो तीर कमान होता है ना वो। अब ये जो बो है वो एक मिस्टिकल आइटम था जिसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा डेंजरस नहीं थे। सिटी ऑफ सिल्वर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उस बो को एक डेमीगॉड लेवल ड्रैगन को मारने की वजह से नाम मिला था, इसका नाम था ड्रैगन स्लेइंग बो। एनीवेज, तो प्रिपरेशंस ये लोग कर रहे थे, कुछ फाइट हो सकता है इसके लिए प्रिपरेशंस हो रही है। और इसको खत्म करने के बाद जो वेट है वो अपने हैमर जोर से सामने ग्राउंड पे मारा, फिर बो निकाला और धीरे धीरे उसकी स्ट्रिंग खींचने लगा। अचानक सिजलिंग लाइटनिंग बोल्ट्स अपीयर होने लगे, वो सारी लाइटनिंग एक जगह गैदर हुई और स्ट्रिंग के और ज्यादा पुल होने के साथ एक ब्राइट और ब्लाइंडिंग एरो का शेप लेने लगी। बो स्ट्रिंग और बो के बीच एक चमकता हुआ लाइटनिंग एरो बन गया। जैसे ही वेट ने बो स्ट्रिंग छोड़ी, लाइटनिंग एरो सीधा मौसलम के गेट की तरफ शूट हुआ, जहां ह्यूमन हेयर जैसे वीड्स उग गए थे। हेवी डोर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे डोर कितने समय से सड़ चुका हो, ठीक है। और लाइटनिंग एक्सप्लोजन के साथ वो टुकड़ों में उड़ गया डोर। अंदर ऑफ कोर्स हमें एक और डीप पैसेज दिखता है। पैसेज में पेल व्हाइट लाइट्स चमक रही थी, वो इतना लंबा था कि आंखों के लिमिट से भी आगे तक जा रहा था और उससे एक क्रीपी और ठंडी फीलिंग आ रही थी। कोलिन की आंखों में सडनली 2 कॉम्प्लेक्स डार्क ग्रीन सिंबल्स फ्लैश हुए और मौसलम के एंट्रेंस उन आंखों में रिफ्लेक्ट होने लगे। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपनी स्वॉर्ड को डायगोनल पोजीशन में पकड़ा और मौसलम के अंदर चल दिया। वेट ने ड्रैगन स्लेइंग बो को बैक पर टिकाया, हैमर उठाया और उसके पीछे चल दिया। अब यहाँ लोविया भी थी, पर्पल रोब पहनी हुई थी और उसका भी एक्सप्रेशन सेम था। खाली हाथों के साथ वो भी ब्रोकन डोर के थ्रू नॉर्मल पेस में अंदर चली गई। जैसे जैसे वो पैसेज वेज और स्टेयरकेस से नीचे डिसेंड कर रहे थे, 6 मेंबर काउंसिल के ये 3 मेंबर्स बिल्कुल भी रेस्टलेस या एंग्शियस नहीं लग रहे थे। पूरे साइलेंट एनवायरनमेंट में बस उनके फुटस्टेप्स की इको सुनाई दे रही थी। एक लेवल नीचे जाने के बाद उन्होंने अचानक अपने सामने एक रिवर देखी। वो एक इल्यूजरी और पिच ब्लैक रिवर थी। रिवर के नीचे ब्लड कलर्ड स्किन्ड आर्म्स थे, ग्रीन बेबी फेस जैसे वेन्स और स्लिपरी टेंटिकल्स जिनके ऊपर आईज थी, सब टाइटली एक दूसरे में उलझे हुए थे। वो लगातार ऊपर की तरफ हिल रहे थे जैसे जो भी पास आए उसे पकड़ना चाहते हो। अब रिवर एंट्रेंस के पास ही थी, वहां डिफरेंट हाइट के फिगर्स खड़े थे जो पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी बैक्स तीनों एल्डर्स की तरफ थी। बार बार इधर उधर चल रहे थे जैसे रिवर क्रॉस करने के लेकर परेशान हो। अचानक उनमें से एक ने इन जो ट्रियो है इनकी प्रेजेंस को फील करता है। वो धीरे धीरे मुड़कर कॉलिन, वेट और लोविया की तरफ देखने लगा। वो एक ओल्ड मैन था जिसके बाल पूरे व्हाइट थे, उसके फोरहेड और माउथ कॉर्नर्स पर डीप रिंकल्स थे, उसकी आंखें लाइट ब्लू हॉलो थी और एक्सप्रेशन कंप्लीटली नंब और ब्लैंक था। कॉलिन इस आदमी को पहचान गया, वो उसका भाई था। जी हाँ दोस्तों, वही भाई जिसे एमन ने पजेस कर लिया था। कॉलिन ने खुद पर्सनली उसकी लाइफ खत्म की थी। उस मोमेंट बाकी सारे फिगर्स भी मुड़ गए और उनके फेसेस रिवील हुए। कॉलिन, वेट और लोविया उन सब को बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सबके एक्सप्रेशंस अननेचुरली नंब थे। लोविया का एक्सप्रेशन फिर भी बिल्कुल काम था, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कब एक 5 मीटर टॉल इल्यूजरी नाइट अपीयर हो गया। उस नाइट ने एंशिएंट सिल्वर फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह रेड थी और आग की तरह जल रही थी। सिल्वर ग्रे चमकती हुई स्वॉर्ड अचानक नीचे आई और एक ब्लैंक फेस्ड फिगर को ग्राउंड पर पिन कर दिया। वो फिगर टेढ़ा मेढ़ा मुड़ने लगा, फड़कने लगा और फिर स्विडलिंग सिल्वर लाइट के बीच धीरे धीरे इल्यूजरी लाइट ब्लॉब्स में डिसॉल्व हो गया। कॉलिन ने अपनी स्वॉर्ड वापस खींच ली और सीधा खड़ा हो गया। आसपास देखने पे उसने नोटिस किया कि वेट और लोविया भी अपने अपने टारगेट्स को खत्म कर चुके थे। रिवर बैंक के पास का एरिया कंप्लीटली क्लियर हो गया था। तभी इल्यूजरी पिच ब्लैक रिवर के ऊपर एक डार्क बोट तैरती हुई आती है और वो बिल्कुल साइलेंटली बैंक के पास आके रुक गई। ये सीन देखकर कॉलिन ने धीरे से सांस छोड़ी और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, फेरी मैन। उसने काफी टाइम फॉर्मर चीफ के साथ स्पेंड किया था और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। दोनों को सिटी ऑफ सिल्वर की एक प्रॉब्लम परेशान करती थी
दैट इज जायंट पाथवे की सीक्वेंस 3 पोशन फॉर्मूला। मतलब सीक्वेंस 3 है सिल्वर नाइट, जो कि उनके पास नहीं थी, उसका पोशन फॉर्मूला। इसी वजह से लोग डेमिगॉड लेवल तक पहुंचने के बाद आगे एडवांस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने नेबरिंग सीक्वेंस में स्विच करने का आइडिया सोचा था। और एक पर्टिकुलर एक्सपेडिशन के दौरान उन्हें होप मिली थी, क्योंकि उन्हें फीनिक्स पाथवे की सीक्वेंस 3 पोशन फॉर्मूला मिल गई थी, विच वाज फेरी मैन। उस मोमेंट के बाद फॉर्मर चीफ ने मौसलम बनाना स्टार्ट किया और आखिर में उसके अंदर रहने लगा। फिर एंट्रेंस सील कर दिया। अपनी आंखों में डार्क ग्रीन सिंबल्स के साथ साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए कोलिन ने हेवी वॉइस में कहा कि बोट से रिवर को हम क्रॉस करते हैं। वेट ओलोविया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उन्होंने कंप्लीटली चीफ के जजमेंट पे ट्रस्ट किया और उसके पीछे चलते हुए डार्क और स्ट्रेंज बोट पे चढ़ गए। इस प्रोसेस में तीनों ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाया, ना आसपास देखा, ना ही कहीं रुके। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन वाली विजिट हो। बोट धीरे धीरे इंक ब्लैक वाटर सरफेस पे मूव करने लगी और पीछे एक लंबी ट्रेल छोड़ती गई। खून से भरे आर्म्स और स्लाइमी टेंटिकल्स बार बार ऊपर उठकर बोट पे अटैक कर रहे थे, लेकिन वो कोई मार्क्स नहीं छोड़ पा रहे थे। उनका कोई इफेक्ट तक नहीं हो रहा था। सिर्फ 10 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम में 6 मेंबर काउंसिल के ये 3 एल्डर्स इल्यूजरी रिवर के दूसरे साइड पे पहुंच गए। वहां एक अल्टर था जिसके ऊपर एक हेवी आयरन ब्लैक कॉफिन रखा हुआ था और कोलिन तुरंत बोट से कूद गया और अपनी दूसरी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले की तरह वो बहुत कॉशियस लग रहा था, किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले रहा था। उसके बाद वेट ने अपने आयरन ग्रे हैमर को पकड़ा और जोर से बैंक पर लैंड किया। उसके इंपैक्ट से आसपास की जमीन विजिबली हिल गई। उसने उस मॉन्स्टर स्कल को देखा जो जाइगेंटिक कॉफिन को पकड़े हुए था। वो 2 स्टेप्स आगे बढ़ा, हैमर को सामने रखा और फिर अपनी बैग से ड्रैगन स्लेइंग बो निकालता है। इसी मोमेंट में वेट को अचानक अपने हाथ के पीछे हिस्से में इचिंग फील होती है। उसने सबकॉन्शियसली नीचे देखा और देखा कि उसके हेयर फॉलिकल से पतले व्हाइट बाल निकल रहे थे, जिन पर पीले ऑयल जैसे चिपचिपा स्टेन लगा हुआ था और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हाँ, प्रॉब्लम में वो फंस गया। वैसे इस कहानी में और आगे क्या होगा एक्सपेडिशन में वो मैं आपको बताऊंगा। काफी डिटेल में बता रहा हूँ एक्सपेडिशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फॉर नाउ हम चलते हैं दूसरी तरफ, क्लाइन की तरफ, जो कि बर्सर्क सी के पोर्टो हार्बर में लैंड कर गया है। अब सिटी में जाने से पहले वो आयरन सिगार बॉक्स निकालता है जिसमें अजिक का कॉपर वेसल था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा फील किया कि जब वो ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवलिंग का यूज करके, तो वो जो अजिक का कॉपर वेसल है वो हिल रहा था कहीं ना कहीं। ये कॉपर वेसल यूजुअली एकदम ठंडी सी रहती है, राइट? लेकिन वो अभी जो है ना एकदम गर्म थी, ऐसे मानो जल रही हो। ऑल्दो ये जो अजीब सा चेंज था कॉपर वेसल में, वो बहुत धीरे धीरे मतलब खत्म भी हो रहा था और नॉर्मल हो गया कॉपर वेसल। अब इस पे क्लाइन सोचता है कि बर्सर्क सी की ये एब्नॉर्मलिटी शायद डेथ के पेरिश होने की वजह से हुई है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस डेटी की कॉर्प्स और उसके आइटम्स कहीं इन वाटर्स में हिडन है और वो किसी स्पेशल की वाले इंसान का वेट कर रहे हैं जो उन्हें ओपन करे। ये कॉपर वेसल मिस्टर अजिक से आई है, राइट? और मिस्टर अजिक सच में डेथ के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, शायद फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है, ठीक है? तो क्या इस कॉपर वेसल ने कुछ सेंस किया उस जगह पे, या फिर ये किसी इन्फ्लुएंस में आ गई है? हाँ, ये सब बातें क्लाइन सोच रहा है और इसी के बीच वो सिटी के अंदर एंटर करता है क्योंकि क्रीपिंग हंगर को खाना खिलाना है। अब सिटी में जैसे ही जाता तो सिटी का एक चौराहा आता है ना, स्क्वायर, उस जगह पे पहुंचता है। वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगी थी और लोग भीड़ लगाए हुए तो नोटिस बोर्ड पढ़ रहे थे। अब उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? द ब्लैक एम्परर्स क्रू रिक्रूटमेंट। मतलब ब्लैक एम्परर जो है वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। याद है ना, नास्ट किंग ऑफ 5 सीज, वो ब्लैक एम्परर उसका शिप है एकदम, तो वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तभी वहां एक स्टाउट मैन था, थोड़ा लंबा चौड़ा मोटा सा आदमी, वो गप बोल रहा था, सबको बता रहा था, कुछ से कुछ बोल रहा था। और वो मतलब बताता है क्लाइन को कि 1 हफ्ते पहले ब्लैक एम्परर और लियोन की न्यूली प्रमोटेड स्टीम आयरन क्लैड वॉरशिप जिसका नाम प्रिड्स है, उनका समुद्र में हो गया बैटल। अब ब्लैक एम्परर को बहुत हेवी लॉसेस हुए इस बैटल में और शायद इसीलिए उन्हें अर्जेंटली ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। अब देखा जाए तो प्रिट्स जो थी दूसरी मतलब आयरन क्लैड वॉरशिप, उसको ज्यादा डैमेज हुई नहीं, बस 2 कॉर्वेट्स उसके डूबे। अब ये बहुत अजीब बात थी क्लाइन के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं नास्ट कितना पावरफुल है, उसका जो शिप है वो कितना पावरफुल है। तो प्रिड्स से हार गया वो शिप, इतना डैमेज ले लिया, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक ही तरीका हो सकता है कि वहां मतलब प्रिड्स के ऊपर कोई डेमीगॉड रहा होगा, वो भी पावरफुल वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नास्ट जो है वो ब्लैक एम्परर वाले पाथवे पे शायद सीक्वेंस 3 होगा। 4 तो है ही, 100% 3 भी हो सकता है। मतलब लेजेंडरी लड़ाई रही होगी। जो भी है, ये जो स्टाउट मैन था वो चिल्ला के बोल रहा था, मोटा सा आदमी, की मैं बहुत पावरफुल हूँ फाइटिंग में, मैं जाऊंगा रिक्रूट होके। वैसे मैं ज्यादा दिन रहूंगा नहीं वहां जाके, क्योंकि वहां वो लोग बहुत रूल्स बनाते हैं कि विमेन के साथ तुम तभी मतलब इंटीमेट हो सकते हो जब विमेन हाँ करे, मतलब कंसेंट चाहिए। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मुझे जो औरत पसंद आती है मैं उसे पकड़ लेता हूँ। ऐसा मतलब ये घटिया किस्म का आदमी है ये मुटका। और क्लाइन उसकी तरफ हंसते हुए देखता है, अच्छा तो ये सब काम करता है, क्रीपिंग हंगर तेरा खाना मिल गया। हाँ, क्लाइन इसको दबोचता है, उसको मतलब शांति से क्रीपिंग हंगर को खिलवा देता है। तो क्रीपिंग हंगर भी अब शांत हो गया। इसके बाद क्लाइन एक कमरा लेता है, ग्रे फॉग के ऊपर जाता है और वहां वो डिविनेशन करने वाला था कि कॉपर वेसल के अंदर एबनॉर्मैलिटी क्यों आई थी। ध्यान रहे वो कॉपर वेसल लेके नहीं गया ग्रे फॉग के अंदर, बस
ऊपर जाके इस बात की डिविनेशन कर रहा है। तो हाँ, डिविनेशन में उसने एक डार्क और ग्लूमी मौसलम देखा, उसने एक डार्क कलर्ड स्टेयरकेस देखा जो नीचे की तरफ जा रही थी और उसके आसपास कॉफिन्स रखे हुए थे। सारे कॉफिन्स खोले हुए थे और उनके अंदर डेड बॉडीज थी। उन कॉर्प्सेस की बैक पर व्हाइट फेदर्स उगाए थे जिन पर पेल येलो ऑयल लगा हुआ था। ड्रीम के अंदर भी क्लाइंट को यह सीन बहुत फेमिलियर लगा, जैसे वो इसे पहले कभी देख चुका हो। उस मोमेंट उसे सड़ी हुई चीजों की बदबू महसूस हुई और किसी चीज की स्लो ब्रीदिंग की आवाज सुनाई देती है। मौसलम का जो डार्कनेस था वो एकदम थिक होने लग गया था और उससे एक इंटेंस डेथली साइलेंस मतलब आ रही थी। अचानक एक साथ लाउड और सॉफ्ट रेविंग सुनाई देने लगते हैं। कॉफिन्स के अंदर जो कॉर्प्सेस थे जिनकी बैक्स पर व्हाइट फेदर्स थे वो सब एक साथ हवा में उठ गए और अपने हाफ रॉटन हाफ पेल फेसेस के साथ सीधा ड्रीम के बाहर की तरफ देखने लगे। क्लाइंट का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे इनविजिबल हैंड्स ने उसका हार्ट पकड़ लिया और सीधा चेस्ट से बाहर खींच रहा हो। इसी प्रोसेस के दौरान उसका ड्रीम टूटकर फ्रैगमेंट्स में बिखर गया और फिर पूरी तरह नथिंगनेस में डिसॉल्व हो गया। और लास्ट सीन जो क्लाइंट ने देखा वो ये था कि कॉर्प्सेस की बैक्स और बॉडीज के दूसरे पार्ट्स पर सिर्फ व्हाइट फेदर्स ही नहीं उग रहे थे, बल्कि उनकी बॉडीज में पतले इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स भी घुसे हुए थे। वो ट्यूब्स मौसलम की गहराई में एक्सटेंड हो रहे थे जहां से एंडलेस कोल्ड और सिनिस्टर ब्लैक फॉग निकल रही थी। वो ब्लैक फॉग धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही थी जैसे सांस ले रही हो। जब ये हॉरिफाइंग सीन क्लाइंट की आंखों और कानों तक पहुंचा तो उसकी स्किन का कलर रैपिडली फेड होने लगा। उसकी स्किन सड़ने लगी, पस निकलने लगा और उसके पोर्स से पतले डेंस व्हाइट फेदर्स उगने लगे जिन पर पेल येलो ऑयल लगा हुआ था। उसके हाथ में अजिक की कॉपर विसल का प्रोजेक्शन भी टूटकर ब्लैक फॉग का ब्लॉब बन गया। एंशिएंट पैलेस की लॉन्ग मोटेल्ड टेबल सरकर कोलैप्स हो गई। 22 हाई बैक चेयर्स जो थे उसको पूरा व्हाइट फेदर्स ने कवर कर लिया, जैसे उनमें अपनी लाइफ आ गई हो। लेकिन एंडलेस ग्रे फॉग साइलेंटली चर्न करने लगी और उसके ऊपर का मिस्टीरियस स्पेस जेंटली स्टिर्ड हुआ जिसने सब कुछ इंस्टेंटली नॉर्मल कर दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था यहाँ। तो ग्रे फॉग के अंदर ये पावर तो है, क्लाइंट किसी भी चीज को डिविनेशन करके देख लेता है, गॉड को भी देख लेता है, बचा लेता है ग्रे फॉग इसको। लेकिन हाँ, क्लाइंट को इफेक्ट इससे जरूर हुआ है। चेयर के साइड में वो गिर चुका था, धीरे धीरे उठता है, हाथ बढ़ाकर टेबल का लेग पकड़ के किसी तरह। फिर क्लाइंट चेयर पे बैठ के धीरे से सांस छोड़ा, सर दर्द हो रहा है उसको, मतलब ऐसे पकड़ के बैठ गया है और सबकॉन्शियसली क्लाइंट कंपेयर करने लगा कि वो ट्रू क्रिएटर और इटर्नल ब्लेजिंग सन को भी इस तरह से देखा था, राइट। तो ये जो इफेक्ट अभी क्लाइंट पे हुआ है वो उससे तो वीक है, लेकिन मिस्टर डोर वाले इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर है। हाँ, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मिस्टर डोर एग्जाइल और क्वारंटाइन में था तो उसकी ट्रांसमिटेड पावर कम थी। अब क्लाइंट सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्टली ब्लैक फॉग के अंदर हिडन ऑब्जेक्ट नहीं देखा, वरना शायद कुछ पोशन फॉर्मूलाज, डेथ पाथवे से रिलेटेड या कुछ मिस्टिसिज्म नॉलेज ही मिल जाती। क्लाइंट को अजीब रिग्रेट फील हुआ। उसने चेयर के साइड की तरफ देखा, वहां एक इल्यूजरी ब्लैक फॉग हेयर था। ये अजिक के कॉपर विसल के शैटर्ड प्रोजेक्शन का काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर था। इसमें स्ट्रेंथ की फीलिंग नहीं है, मतलब चार्म की तरह इसे यूज नहीं किया जा सकता, तो फिर इसका क्या यूज हो सकता है। क्लाइंट ने अपने जंक फाइल से एक बैकअप पेपर एंजल समन किया और उस इल्यूजरी ब्लैक फॉग पर कास्ट कर दिया। जैसे ही दोनों टच हुए वो इंस्टेंटली फ्यूज हो गए। पेपर फिगरीन जल्दी से ब्लैक हो गई और बहुत काम और साइलेंट लगने लगी। उसकी बैक पर भी पेल येलो ऑयल वाले फेदर्स उग गए और ये चेंज सिर्फ 1 सेकंड तक रहा। फिर पेपर फिगरीन नॉर्मल स्टेट में वापस आ गई, लेकिन अब वो हाफ इल्यूजरी लग रही थी, जैसे प्रॉपर्ली फिजिकल ही ना हो। और उसकी बैक पर फेदर लाइक पैटर्न्स बने हुए थे और इसका यूज क्या हो सकता है, ऐसा क्लाइंट सोचा। क्लाइंट ने इस म्यूटेटेड पेपर फिगरीन को वापस अपनी पाम पे लैंड कराया। उसने डिविनेशन यूज करके उसके इफेक्ट जानने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो सेम ड्रीम वाला सीन दोबारा ना देख ले और ब्लैक फॉग के अंदर की प्रिपेयर्ड एंटिटी उसकी लोकेशन इन्वेड ना कर दे। बट स्टिल रिपीटेड चेक्स के बाद क्लाइंट ने अपने मिस्टिसिज्म नॉलेज से एक कंक्लूजन निकाला, इसमें खुद की कोई पावर नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटली यूनिक है। शायद जब इसे पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट या पेपर एंजल की तरह यूज किया जाए तो अनडेड डोमेन से रिलेटेड स्पेशल इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे क्लाइंट का एडवेंचर हार्मोनिका है ना, काइंड ऑफ वैसा ही। उसमें भी खुद स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो एक पावरफुल मैसेंजर को समन कर सकती है, राइट। तो क्लाइंट ने म्यूटेटेड पेपर फिगरीन को तुरंत स्टोर कर दिया और अपने ड्रीम के सीन्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया। देखो ड्रीम में दिखा क्या क्या है, ब्लैक मॉज़िलम, ओपन कॉफिन्स, फेदर वाले कॉर्प्सेस और डीप इनसाइड से निकल रही एक ब्लैक फॉग। ये सब डेथ या डेथ के छोड़े हुए किसी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, या फिर न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ का ये कोई प्रोडक्ट हो, राइट। तो जो क्लाइंट ने देखा वो क्लाइंट को फेमिलियर क्यों लग रहा था। क्लाइंट ने केयरफुली याद करना स्टार्ट किया और जल्द ही उसको आंसर मिल गया। उसने बहुत पहले एक सिमिलर सीन डिविनेशन में देखा था। उस टाइम उसकी डिविनेशन का टॉपिक था मिस्टर अजिक से रिलेटेड चीजों को नाइट हॉक्स जो है उनसे हाइड करने का रिजल्ट। तब उसने अपने ड्रीम में 2 सीन्स देखे थे। एक में वो ब्लड सी में गिर रहा था और अजिक उसे बाहर खींच रहे थे, अगर आपको याद हो तो। बहुत
पहले हुआ था ये, और दूसरे में दोनों एक डार्क ग्लूमी मौसम में थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। क्लाइन ने तब इंटरप्रेट किया था कि पहला सीन डेंजर और मिस्टर अजिक के रेस्क्यू को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा सीन उन दोनों के साथ में किसी मौसम या उस जैसी जगह को एक्सप्लोर करने को रिप्रेजेंट करता है। पहला सीन बैकलैंड में स्काई में गिरते मीटियोर के टाइम वेरीफाई हो चुका था, क्योंकि वहां अजिक आके उसको बचाए थे, और दूसरे सीन ने आज फाइनली क्लूज रिवील किए। क्या ये वो जगह है जो कि क्लाइन और मिस्टर अजिक फ्यूचर में एक्सप्लोर करने वाले हैं? वही मौसम है जो कि क्लाइन अभी देख रहा है, क्या वही एक्सप्लोरेशन होगा? लेकिन ये मौसम बहुत डेंजरस है। ब्लैक फॉग के डीपेस्ट पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसका लेवल बहुत हाई है, ट्रू डेटीज से सिर्फ थोड़ा ही वीकर है ये, और वो पूरे मेलवेलेंस के साथ भरा हुआ है। क्लाइन को लगने लगा कि उनका साथ में एक्सप्लोरेशन नेचुरली कोई अच्छी चीज तो नहीं ही होगी, राइट? इस वजह से उसे लगा कि उसे मिस्टर अजिक को रोकना चाहिए, लेकिन उसे ये भी डाउट था कि जो डिविनेशन सीन उसने देखा है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वरना डेस्टिनी और भी डेंजरस तरीके से अनफोल्ड हो सकती है। एटलीस्ट क्लाइन की फर्स्ट डिविनेशन में सिर्फ एक्सप्लोरेशन सीन था, डेंजर डायरेक्टली नहीं था, तो चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि शायद कोई ऐसा वे निकल जाए जिससे क्लाइन इस सब को सेफली बाईपास कर सके जब टाइम आएगा। और शायद इसलिए सीयर्स हमेशा वेग रहते हैं, कभी कभी ज्यादा क्लियरली देखना उल्टा डेंजरस हो सकता है। क्लाइन ने डिसाइड किया कि जब वो मिस्टर अजिक से दोबारा मिलेगा तो बस वेगली अपने ड्रीम का मेंशन करेगा बिना कोई इंटरप्रिटेशन दिए, और फिर मिस्टर अजिक की ओपिनियन सुनेगा। तो ये सब खत्म करने के बाद क्लाइन ग्रे फॉग से बाहर आ गया, एंड क्लाइन का जो भी अपना देखना था वो सब वो देख चुका है। तो चलिए हम लोग वापस से बात करते हैं कि सिटी ऑफ सिल्वर में जो चल रहा है एक एक्सपेडिशन, वहां क्या हो रहा है। तो वहां शैटर्ड लाइट और डॉन की प्योर लाइट 6 मेंबर काउंसिल के एल्डर और डीमन हंटर वेट क्लेमेंट की बॉडी से निकलने लगी। उस लाइट ने उसकी स्किन के पोर्स से उग रहे व्हाइट फेदर्स को डिसॉल्व कर दिया और उसके फ्लैश और ब्लड के अजीब स्क्विमिंग को सप्रेस कर दिया। उसके आर्म मसल्स फूल गए जब उसने ड्रैगन स्लिंग बो की स्ट्रिंग खींची। सिल्वर इलेक्ट्रिक बोल्ट्स और डॉन लाइट मिलकर एक डैजलिंग एरो बनाने लगे। एरो शूट हुआ, इंस्टेंटली मॉन्स्टर स्कल से बने अल्टर तक पहुंच गया। वो सीधा हेवी आयरन ब्लैक कॉफिन से टकराया, लेकिन साइलेंटली एरो की लाइट धीरे धीरे डिम हुई और बिना कोई इफेक्ट छोड़े वैनिश हो गई। नहीं, अल्टर के आसपास का एरिया और भी डार्क और ग्लूमी होने लगा। आयरन ब्लैक कॉफिन के अंदर से हड्डियों से घिसने की आवाज आई, और अंदर से आवाज आ रही थी, वही बोल रहा था, वाई, किसने मेरे स्लम्बर को डिस्टर्ब किया है? ये सुनते ही वेट का दिल भारी हो गया, क्योंकि उस वॉइस में मेल विलेंट इंटेंट बिल्कुल ओपनली महसूस हो रही थी, और इसका मतलब ये भी था कि फॉर्मर चीफ शायद एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। सिटी ऑफ सिल्वर की सैल्वेशन की कोशिश एक बार फिर फेल हो गई थी, क्योंकि जो पुराना चीफ था कॉलिन से पहले, जिसके अंदर कॉलिन काम करता था, उसकी क्या हाल हो गई है वो दिख ही रहा है, मॉन्स्टर बन चुका है लौंडा। तो हाँ, एक लाउड बैंग के साथ कॉफिन का लिड उड़ गया और टुकड़ों में टूट गया। नीचे से एंडलेस ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगी। उस हॉरिफाइंग सीन के बीच वेट ने देखा कि कॉफिन के अंदर से एक फिगर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। ऑलमोस्ट 4 मीटर लंबा था और उसके लिम्स बहुत लंबे थे। उसकी पूरी बॉडी व्हाइट फेदर्स से कवर्ड थी, जिन पर फेंट येलो ऑयल लगा हुआ था। उसकी बैक के पीछे पतले इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स थे जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे थे। तीनों काउंसिल मेंबर्स के पीछे पिच ब्लैक रिवर में एक ह्यूज वेव उठने लगी। हर तरह के टेंटिकल्स और वेन्स उनकी तरफ सर्ज करने लगे। इसी मोमेंट वेट ने देखा कि चीफ का बॉडी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बल्जिंग मसल्स उसके कपड़ों को इंच बाय इंच फाड़ रहे थे। सिर्फ एक ब्लिंक में कॉलिन इलियट एक 4 मीटर लंबा जायंट में तब्दील हो गया। उसकी स्किन ब्लूइश ब्लैक और एक्सट्रीमली मस्कुलर थी। उसके स्किन, स्पोर्स और फ्लैश का हर इंच नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के रूल्स को तोड़ता हुआ लग रहा था। वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया था जो देख के अनइमेजिनेबल शॉक देता है। ये कोई सिंपल साइज या डिमेंशन वाली चीज नहीं थी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अलावा उसमें इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी भी एकदम दिख रही थी, जैसे मानो उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड मिस्टिकल पैटर्न्स, सिंबल्स और लेबल्स भरे हो। एक्चुअली इसमें कोई रियल फिजिकल चेंज नहीं था। ह्यूमंस उसे प्रॉपर्ली सेंस और अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसा डिस्टॉर्टेड इमेज दिख रहा था। फिर भी अगर कोई नॉर्मल इंसान बिना गॉडहुड के ऐसे क्रीचर को डायरेक्टली फेस करे तो उसकी स्पिरिचुअलिटी उस इंसान को करप्ट कर देती है, मतलब माइंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूजुअली रिजल्ट या तो इंस्टेंट मौत हो सकती है या फिर टोटल मैडनेस। और इसी वजह से मिस्टिसिज्म में ऐसे बीइंग्स को कहा जाता है मिथिकल क्रीचर। तो समझो ये मिथिकल क्रीचर फॉर्म है, सिंपल। लेकिन उस मोमेंट कॉलिन इलियट के हेड में ज्यादा ऑब्वियस चेंजेस नहीं हुए, बस उसका हेड बहुत स्वेल हो गया और फोरहेड से नोज तक का एरिया क्रैक होकर एक ब्लैक वर्टिकल आई लाइक रिफ्ट बन गया। देखो, सीक्वेंस 2 तक पहुंचने से पहले डेमीगॉड का मिथिकल क्रीचर फॉर्म इनकम्प्लीट होता है, जो कि हम सब जानते हैं। इतने पावरफुल फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। एक तरफ ये स्ट्रेंथ और लेवल को मैसिवली एनहांस कर देता है और दूसरी तरफ इंटेंस मैडनेस और लूजिंग कंट्रोल की टेंडेंसी भी लेके आता है। ये रैशनैलिटी का बहुत बड़ा टेस्ट था। वीक विल पावर वाले लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए ज्यादातर सेंट्स इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म तभी यूज करते हैं जब वो कंप्लीटली कॉर्नर्ड हो जाए, बचने का कोई उपाय नहीं है, तभी यूज करो। और वो भी सिर्फ बॉडी का एक पार्ट ट्रांसफॉर्म करना नहीं होता है। ये लिटरली नाइफ की एज पर डांस करने जैसा है, बहुत इजीली कंट्रोल लूज हो सकता है, इसलिए एक्सट्रीम कॉशन जरूरी है। यूजुअली 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। एक साइड वो लोग जो अपनी इविल डिजायर्स में डूब जाते हैं और मिथिकल
क्रीचर फॉर्म के साथ परमानेंटली लूज कंट्रोल कर देते हैं। दूसरी साइड वो लोग जिनकी विल पावर और माइंड बहुत स्ट्रांग होती है। पहले टाइप के लोग एक बार मिथिकल फॉर्म मतलब प्रोड्यूस करते हैं तो प्रैक्टिकली वापस नॉर्मल नहीं हो पाते, लेकिन दूसरे टाइप के लोग इसे एक बैटल टैक्टिक की तरह रिलेटिवली नॉर्मल यूज कर पाते हैं बिना इमीडिएटली मैड हुए। ऑफ कोर्स रिलेटिवली नॉर्मल भी एक्चुअली में नॉर्मल तो नहीं था, क्योंकि हर यूज के साथ अबिस का जो इरोजन है वो कहीं ना कहीं और डीप होता जाता है। चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट्स हैंडल कर सके, कंप्लीटली अवॉइड करना इंपॉसिबल होता है। नाउ सिटी ऑफ सिल्वर के 6 मेंबर काउंसिल में चीफ कॉलिन इलियड उन रेयर लोगों में से एक था जो डीमन हंटर के मिथिकल क्रीचर फॉर्म को कंट्रोल कर सकता था। उसने दोनों ऑइंटमेंट कोटेड स्वॉर्ड्स पकड़ी और बस राइट फुट से एक स्टेप लिया। इससे जमीन हिल गई जब वो लीप करके अल्टर की टॉप की तरफ गया और व्हाइट फेदर से कवर्ड फॉर्मर चीफ पे अटैक कर दिया। उसके जायंट बॉडी के अंदर और बाहर से डॉन जैसी लाइट निकल रही थी जो सराउंडिंग डार्कनेस को स्कैटर कर रही थी और इल्यूजरी रिवर के हॉरिफाइंग क्रीचर्स को प्यूरिफाई कर रही थी। साथ ही वेड चिडमन कंटिन्यूअसली ड्रैगन स्लेइंग बो का यूज करता रहा। फॉर्मर चीफ बने अननोन मॉन्स्टर के अराउंड मूव करते हुए डैजलिंग सिल्वर लाइटनिंग एरोस फायर करता रहा। लोविया ने ऑलरेडी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके पीछे वाला 5 मीटर टॉल सिल्वर आर्मर्ड नाइट फेज होकर आगे निकला। अपनी इल्यूजरी ग्रेट स्वॉर्ड घसीटता हुआ वो सीधा अल्टर की तरफ चार्ज किया और उसके रास्ते में सिल्वर लाइट से भरे क्रैक्स बनने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, शेफर्ड एल्डर लोविया के फीट के पास जो शैडोज बंडल की तरह कर्ल हुई थी वो अचानक जिंदा चीज की तरह स्क्विम करने लगी। वो शैडो जल्दी से लोविया से अलग हुई और डार्कनेस और डॉन के मिक्स्ड एनवायरनमेंट में इडली मूव करते हुए अल्टर के ऊपर वाले आयरन ब्लैक कॉफिन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसका टारगेट म्यूटेटेड फॉर्मर चीफ नहीं था। उसका असली टारगेट वो पतले इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स थे जो फॉर्मर चीफ की बॉडी में घुसे हुए थे और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे थे। इल्यूजरी पिच ब्लैक रिवर के ऊपर की वेव्स धीरे धीरे काम होने लगी। जो आर्म्स, वाइन्स और टेंटिकल्स किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो या तो वेपराइज हो गए या मजबूरन वापस रिट्रीट कर गए। अल्टर के आसपास की जमीन ऑलरेडी क्रैक से भर चुकी थी। हर जगह येलो ऑयल से स्टेन्ड व्हाइट फेदर्स बिखरे हुए थे। अपने जायंट फॉर्म में कॉलिन इलियड ने दोनों स्वॉर्ड्स फॉर्मर चीफ की बॉडी में घुसा दी थी और उस रॉटिंग मॉन्स्टर को, जो हाइट में उससे छोटा नहीं था, वो कोलैप्स्ड अल्टर पे पिन कर दिया था। वेड चिडमॉन्ट का ड्रैगन स्लेइंग बो एक सिल्वर लाइट एरो कंडेंस कर चुका था जो रैथफुल ऑरा से भरा हुआ था और वो फॉर्मर चीफ के हेड को एम कर रहा था जहां बस थोड़े फ्लैश के पीसेस लटक रहे थे। इसी बीच लोविया की बनाई हुई शैडो सिल्वर नाइट के कवर में सक्सेसफुली अल्टर तक पहुंच गई। जब बाकी दो एल्डर्स का अटेंशन दूसरी तरफ था, शैडो ने जंप किया और फॉर्मर चीफ की बॉडी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होने वाले ब्लैक ट्यूब्स पर पाउंस कर दिया। जैसे ही शैडो उन इनकॉर्पोरियल ट्यूब्स के पास पहुंची, उसका कलर और डार्क हो गया। वो ब्लैकनेस ऐसी लग रही थी जैसे ह्यूमैनिटी के सबसे करप्ट और इविल थॉट्स उसमें शेप ले चुके हों। उसी मोमेंट अल्टर के आसपास एक डीप वॉइस गूंजी, फेट। इंस्टेंटली शैडो के सामने वाला एरिया डार्क हो गया और अगले ही सेकंड उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक्चुअली जायंट कॉलिन इलियड पे ही पाउंस कर दिया है। कॉलिन ने नीचे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें प्योर ब्रिलियंस से चमक रही थी। वो ऐसी लाइट थी जैसे एंडलेस डार्क नाइट के बाद पहली बार डॉन की रोशनी डार्कनेस को कट कर रही हो। वो लाइट और ब्राइट होती गई और मौसलम से ब्लास्ट होकर बाहर निकली। साथ ही सिटी ऑफ सिल्वर के स्पायर के बेसमेंट से भी एक और ज्यादा डैजलिंग लाइट निकली जो उससे मिलने आई। जब दोनों लाइट्स मिड एयर टकराई, वो नीचे गिरकर कॉलिन इलियड के मैसिव बॉडी पे लैंड हुई। पिच ब्लैक शैडो सिजलिंग साउंड के साथ इवेपोरेट हो गई और उसकी डिस्टॉर्शन और स्क्विमिंग धीरे धीरे वीक होते होते कंप्लीटली ही वैनिश हो गई। डीमन हंटर कॉलिन ने बिना कुछ बोले एक्सप्रेशन बदले लोविया की तरफ मुड़कर देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने जल्दी से अपनी गेज वापस खींच ली और रिमेनिंग बीम को सीधा फॉर्मर चीफ की डुअल स्वॉर्ड्स में डायरेक्ट कर दिया। लोविया वहीं आंखें बंद किए खड़ी रही। ना उसने पैनिक दिखाया ना फियर, बस वो थोड़ा सा साई करी। हाँ, ये फाइट यहाँ चल रही है फॉर्मर चीफ से, देख ही रहे यहाँ क्या सब हो रहा है। तो चलो हम वापस क्लाइन की तरफ चलते हैं, उधर क्या हो रहा है। तो क्लाइन ग्रे फॉग से निकल के अब रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो सुनता है कि बाहर वेव्स की आवाज आ रही है और औरतें चिल्ला रही है, लोग भी चिल्ला रहे हैं। बाहर देखता है, क्लाइन देखता है, भैया हरिकेन आ चुका है। एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे एपोकलिप्स की तरफ जाने वाला एक डोर फाइनली खुल गया हो। ये सिचुएशन क्रिएट हो गया है। पोर्ट सिटी के अंदर सराउंडिंग वॉइड ट्रांसलूसेंट हो गया था। खुले मुंह वाले स्कल्स, बेबी फेस वाली वाइन्स, खून से भरे आर्म्स और दांतों वाले अजीब स्लाइमी टेंटिकल्स रियलिटी और इल्यूजन के बीच वाली बाउंड्री पार के जोर जोर से टकरा रहे थे। सीन एक साथ थ्रिलिंग भी था और हॉरिफाइंग भी। ये देखकर बहुत से पायरेट्स के पैर कांपने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई स्ट्रीट्स पे रुकने की, इसलिए सब लोग भागकर नियर बाई बिल्डिंग्स के अंदर घुस गए। इनविजिबल लगने वाले रैट्स और शैडोज इधर उधर उड़ रहे थे। कभी कभी अचानक अपीयर हो जाते और वो लोग अलग टारगेट्स के कानों के पास जाकर चिल्लाने की कोशिश करते, लेकिन कॉन्टैक्ट ही नहीं बना पा रहे थे। उस मोमेंट पोर्टो हार्बर ऐसा लग रहा था जैसे वो अंडरवर्ल्ड नाम का नरक में गिर गया हो। हर जगह इरी डार्कनेस, केओस और मैडनेस थी। क्लाइन ने हल्का सा फ्राउन किया क्योंकि उसे ऑलमोस्ट समझ आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो, जब क्लाइन ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन किया था तब वो ग्लूमी मौसलम के डीप अंदर वाली ऑब्जेक्ट को एंगर कर दिया। उसने गुस्से में रिएक्शन दिया और बर्सर्क सी और पोर्टो हार्बर का वेदर चेंज कर दिया है, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड डिसेंड जैसा फेनोमेनन यहाँ क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि वो मौसलम सच में बर्सर्क सी में कहीं हिडन है। शायद ये वो चीज है जो डेथ ने पीछे छोड़ी थी। ऑफ कोर्स ये न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ वाला जो प्रोजेक्ट था
प्रोडक्ट था वो उससे ऑपोजिट भी नहीं हो सकता। शायद दोनों चीजें एक साथ फ्यूज हो चुकी हो। ऐसे में क्लाइन तुरंत एक रिचुअल सेटअप करता है, फिर उसने अज़िक की कॉपर वेसल को ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस में सैक्रिफाइस कर दिया। क्लाइन ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भी अननोन पावर है वो उस पे लॉक नहीं कर सके, और कॉपर वेसल से लॉक हो सकता है, तो भेज दिया ग्रे फॉग के ऊपर। ये सब करने के बाद क्लाइन विंडो से बाहर देखा जहां एब्नॉर्मल फिनोमिनन धीरे धीरे काम हो रहा था। फिर क्लाइन मन ही मन मुस्कुरा के सोचता है कि वाह 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 क्या प्यारा वेलकम मिला है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट डेफिनेटली बर्सर्क की एब्नॉर्मलिटी नोटिस तो करेंगे ही। अब देखना होगा कि वो लोग क्या एक्शंस लेते हैं। दूसरी तरफ हम एल्गर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्गर आर्टिजन से मिलने गया, याद है, जिसको बनाना है मिस्टर वर्ल्ड के लिए सामान, लेकिन उसको कुछ कुछ हमेशा हो जा रहा है। नाम इस बंदे का किल्फ है। किल्फ बताया था ना मैंने कि वो बीमार हो गया था, स्ट्रेंज स्नूपर्स वगैरह थे, तो एल्गर उसके घर उससे मिलने गया। एल्गर उससे पूछा कि भैया कहाँ है स्ट्रेंज स्नूपर्स, कुछ दिख तो नहीं रहा है ऐसा, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो आर्टिशियन ये जो किल्फ है वो कहता है कि पता नहीं, अब मेरे लिए यहाँ रहना टू डेंजरस है, तो आई विल बी मूविंग ऑन बहुत जल्दी। एल्गर कहता है ठीक है, घर में तो इनवाइट करो, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं अपन, है कि नहीं। तो एल्गर को बुलाता है घर के अंदर, दोनों मतलब थोड़ा दारू वारू पीते हैं, और ये घर एकदम बैचलर जैसा गंदा सा घर था। एल्गर ये सब नोटिस करता है, थोड़ा बातचीत करता है और यहाँ से निकल लेता है। अब एल्गर के जाते किल्फ सेलार में जाके किसी से बात करने लगता है, और जो भी बंदा सेलार में था वो किल्फ को बोलता है कि यहाँ से तुम्हें जल्दी मूव करना होगा। इसमें किल्फ कहता है कि मेरे पास कुछ पेंडिंग काम है जो हमको दिया गया, वो कंप्लीट करके ही जाएंगे। एंड ये बोलता है नहीं, तुम्हें कोई पेंडिंग काम कंप्लीट नहीं करना, सब छोड़ के यहाँ से मूव करते हैं। एनी हाउ यहाँ जो लोग तुमसे काम करवा रहे हैं उनसे तुम कभी वापस मिलोगे नहीं। अब एल्गर बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो विंड के पावर का यूज करके 2 बिल्डिंग दूर खड़ा था और वहां से सारी बातें सुन रहा था, सारा सेटिंग कर लिया था। तो एल्गर समझ गया कि ठीक है, इसके साथ कुछ तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है पता चलेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं डैनिट्स की। जी हाँ, याद है ना, डैनिट्स पहुंच गया कहाँ पे ठीक है, वहां वो एंडरसन से भी मिल चुका है, और एंडरसन उसको बोला था तुम चर्च में जाओ, वहां के प्रीस्ट से तुम सीधा मांग लो लैंग्वेज वाला चार्म। ठीक है, अब सीधा चर्च में जाके थोड़ी मांग सकता है चार्म, तो कैसे मिलेगा चार्म? कुछ तो तरीका होगा, क्योंकि चर्च में जाके बोलेगा और पता चला पायरेट है, कहीं पकड़ के बंद कर दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस पे एंडरसन कहता है कि सिंपल है, तुम सीधा मेरा नाम मेंशन कर देना, फिर बोलना कि तुम किसी अर्जेंट मैटर की वजह से वेस्ट बैलम आए हो और तुम्हारे पास ड्यूतनीज लैंग्वेज सीखने का टाइम नहीं है, और तुम लोकल इंटरप्रेटर हायर करने की हिम्मत भी नहीं करते, इसलिए तुम उनकी हेल्प मांगने आए हो। और ये बोलना कि प्लीज मुझे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म जो है वो दे दीजिए प्लीज। एंडरसन डैनिट से कहता है कि इस प्रोसेस में तुम्हें नॉर्दर्न कंटिनेंट की कई लैंग्वेजेस की नॉलेज दिखानी होगी, ताकि प्रीस्ट को लगे कि तुम ड्यूतनीज सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बस टाइम नहीं है तुम्हारे पास, वरना तुम सीख लेते। फिर मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे और उस वक्त बस अच्छा स्कोर कर देना और चार्म्स तुमको मिल जाएगा। अब डैनिस सोच रहा है 1 मिनट जाके टेस्ट वेस्ट भी कुछ देना होगा, ये तो बहुत गलत चीज है। एंडरसन ने कहता है कि तुम इसलिए नहीं जा रहे खुद, क्योंकि तुमको टेस्ट देना होगा, है कि नहीं? एंड काइंड ऑफ ट्रू, एंडरसन इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको टेस्ट देने से डर लगता है। देख रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को भी एग्जाम देने से डर लगता है, समझ रहे हो? तुम लोग एग्जाम तुम लोग का कैसा हुआ, रिजल्ट आ गया होगा अब तक, बताओ कौन कौन फेल हुआ, कौन कौन पास। एनीवेज डैनिट्स खुद ही हिम्मत करके जाता है एल्डर से मिलने चर्च में, और एल्डर जो थे वहां चर्च के अंदर जो प्रीस्ट थे वो पहचान गए डैनिट्स को, बोलते हैं अरे तुम डैनिट्स हो क्या? हाँ, तुम लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन चार्म लेने आए हो ना? डैनिट्स कहता है हाँ मैं डैनिट्स हूँ, चार्म लेने आया हूँ। ठीक है, मतलब आपको कैसे पता ये सब? प्रीस्ट कहते हैं छोड़ो वो सब बात, ये बताओ कि तुम प्लान कर रहे हो वहां जाने का, मतलब उस प्लेस में जहाँ पे कटामिया और माई सैंचेज जिस जगह को रूल करते हैं उस जगह जाना है क्या तुम्हें? प्रीस्ट कहते हैं ठीक है, ये लो 4 चार्म्स, ठीक है, ये 2 महीने तक एप्लीकेबल रहेंगे, इनका पावर रहेगा, ये तुम्हारे लिए एनफ होगा, तुम इसको यूज करते ही सारे लैंग्वेजेस समझ पाओगे यहाँ जो बोले जाते हैं। मैंने समझ नहीं रहा, एक टेस्ट मेरे को देना था, मैं आया, ये मेरे को पहचान भी गए प्रीस्ट, मेरे को चांस भी दे दिए ऐसे ही, ये किस तरह का गेम है, किस तरह का टेस्ट है ये? तो डैनिस पूछ ही लेता है कि आप कैसे मतलब पहचान रहे हो, और ये सब टेस्ट कैसे, इतना सिंपली आप मेरे को कैसे चांस दे रहे हो? तब वो बताते हैं प्रीस्ट कि तुम्हारी कैप्टन एक्चुअली मेरे को कांटेक्ट की थी, तुम्हारी कैप्टन ऑलरेडी तुम्हारे लिए चांस बनाई थी लैंग्वेज वाला, लेकिन तुम इतने हड़बड़ी में निकले कि तेरे को दे नहीं पाई। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कब से कि तुम कब यहाँ आओगे, मैं तो डिविनेशन तक इस्तेमाल करने का सोच रहा था कि भैया तुमको लोकेट करके आके तुम्हें चांस दे दूं। अब प्रीस्ट कहता है देखो डैनिस भाई, तुम्हारा दिमाग तो चला नहीं होगा कि चर्च में आके चांस मांगे, तो तुमको ये सजेशन दिया कौन? तो डैनिस कहता है एंडरसन हुड। अब ये नाम सुनते ही थोड़ा सा प्रीस्ट का एक्सप्रेशन बदला। खैर जो भी हो, डैनिस को चांस तो मिल गया आराम से, तो वो एंडरसन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है एल्डर ने, प्रीस्ट ने जो भी है। तो बिशप ने डैनिस से ये कहा है, मतलब डैनिस से कहा है ताकि वो एंडरसन को जाकर बता सके कि एक रियल हंटर सिर्फ इंस्टिंक्ट पे डिपेंड नहीं करता और ना ही सिर्फ प्रे की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करता है, उसे ये भी सीखना होता है कि प्रे की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए और हर तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे किया जाए। हाँ, यही इन्फॉर्मेशन था जो कि एल्डर देना चाहते थे एंडरसन को। अब एंडरसन का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड ट्विस्टेड हो गया, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल हो गया। यहाँ बुक लेके आया था तो उसको देख के बोला कि चलो बहुत ज्यादा नहीं, इसको पढ़ लेंगे, एंडरसन कहता है, लेकिन डैनिस कहता नहीं, ये जो है ये सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट है। बुक जो है ना, उसको ऐसा बोला गया है कि बिशप ने कहा है कि सारी बुक्स को 2 साल लगेंगे फिनिश करने में एंडरसन को।
और इस बात पे एंडरसन की स्माइल सच में फ्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ क्लाइन टिकट लिया ईस्ट बैलम का और निकल पड़ा यात्रा पे, ठीक है, शिप पे निकला है। तभी क्लाइन को फील होता है कि हैंग्ड मैन उसको प्रे कर रहा है, तो क्लाइन जाता है ग्रे फॉग के ऊपर, चेक करता है क्यों बुला रहा है भाई हैंगमैन। तो पता चलता है कि हैंगमैन बताया है बेसिकली कि आर्टिजान जो है वो एक्चुअली किसी कल्ट द्वारा कंट्रोल्ड है, तो उसके मैटर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे द हर्मिट की मदद चाहिए, मतलब कैटलिया की। हाँ, ये मैसेज जो है मिस्टर फूल अपने क्लाइन मॉरिटी वो पहुंचा देता है कैटलिया तक, और तभी सन की तरफ से भी मैसेज आता है क्लाइन को, यानी कि मौज़िलम का एक्सप्लोरेशन हो गया है। चलो देखते हैं सन क्या मैसेज भेजा है लिटिल सन। तो लिटिल सन ने मैसेज के अंदर बताना शुरू किया कि 6 मेंबर काउंसिल के 3 मेंबर्स ने फॉर्मर चीफ का मौज़िलम खोलने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस किया। इसमें उनके डिजीज रिलेटिव्स की सोल से एनकाउंटर होना, वो रिवर क्रॉस करना जिसमें काउंटलेस स्ट्रेंज क्रीचर्स छिपे हुए थे, और फॉर्मर चीफ के इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म का सामना करना भी इंक्लूडेड था। उसकी बॉडी व्हाइट फेदर्स वगैरह से कवर्ड थी, सारी बात बताता है। लिटिल सन ये भी बताता है कि शेफर्ड लोबिया ने एक शैडो अलग की थी जो फॉर्मर चीफ के बॉडी से निकले इल्यूजरी ट्यूब्स पे पाउंस करने वाली थी, लेकिन कॉलिन ने फेट सिफन चार्म यूज करके अपनी और फॉर्मर चीफ की फेट टेम्पररी स्वैप कर दी, जिस वजह से रिजल्ट चेंज हो गया। अब सब कुछ जो बताया डेरिक यहाँ पे, तो उसको सुन के क्लाइन सोच रहा है थिन इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स, पेल येलो वॉइल वाले फेदर्स, ये सब बहुत फेमिलियर नहीं लग रहा? सोच के देखो, फेमिलियर लगेगा आपको भी। दरअसल ये तो वही कैरेक्टरिस्टिक है जो क्लाइन अजिक की कॉपर विसल से डिविनेशन करते वक्त देखा था, राइट? और फॉर्मर चीफ ने मैसुलम इसलिए बनाया था क्योंकि वो डेथ पाथवे की सीक्वेंस 3 फेरीमैन में स्विच कर सकता था, एटलीस्ट करना चाहता था, कर नहीं पाया वो अलग बात है। क्लाइन का माइंड रैपिडली कनेक्शंस जोड़ना शुरू किया और वो कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, और तभी क्लाइन के दिमाग में एक बोल्ड गेस आता है। देखो, सिटी ऑफ सिल्वर के फॉर्मर चीफ की म्यूटेशन का न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से कनेक्शन है। ये कंक्लूजन सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा है क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में आइसोलेटेड थी, राइट? वहां सिर्फ जायंट किंग्स कोर्ट और गॉड्स के बैटल के रूइंस के थ्रू ही स्पेशल मेथड से ही एंट्री पॉसिबल है। इवन 7 डीटीज भी उसे इजीली लोकेट या इनफिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सिमिलरिटी है, राइट? और क्लाइन ने शेफर्ड लोबिया के एक्शंस को भी कंबाइन किया और बाकी पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करते हुए सीरियसली सोचने लगा कि ये दोनों अनरिलेटेड चीजें एक्चुअली किस तरफ पॉइंट कर रही हैं। डिविनेशन में देखा हुआ सीन, आर्टिफिशियल डेथ के फेल्ड प्रोडक्ट को समन करते वक्त उसके हाथों के पोर से व्हाइट फेदर्स उगना, और सिटी ऑफ सिल्वर के एल्डर्स का एनकाउंटर, ये सब देखकर क्लाइन को लगने लगा कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट का मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो शायद कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गया था। शायद उन्होंने सैक्रिफिशियल रिचुअल और हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू डेथ के रिमेन्स को बैकवर्ड प्रोपोगेशन से इन्फ्लुएंस किया है, और जिस एब्स्ट्रैक्ट इल्यूजरी यूनिकनेस ने डीटी वाली अथॉरिटी रिप्रेजेंट की थी उसमें कुछ सेंटियंस जनरेट हो गई है, यानी जो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या टोटम था वो अब जिंदा होने लगा है। इसीलिए ये इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट जो टेक्निकली प्रॉपर आर्टिफिशियल डेथ भी नहीं था, वो पूरे रिचुअल को असिमुलेट करने लगा और सेम पाथवे के लोअर सीक्वेंस बियॉन्डर्स पे इन्फ्लुएंस डालने लगा। जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो गई तब ब्लैक फॉग के डीप अंदर हिडन ऑब्जेक्ट पतले इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब एक्सटेंड करने लगे। उन ट्यूब्स ने टारगेट के साथ कनेक्शन बनाया और उनकी स्ट्रेंथ यूज करके उनके बॉडीज ट्रांसफॉर्म करने लगा। इस प्रोसेस का कनेक्शन शायद अंडरवर्ल्ड या डेथ डोमेन की किसी स्पेशल प्रॉपर्टी से है। शायद इसी वजह से ये फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को आइसोलेट करने वाली फोर्स को बाईपास करके अंदर के बीइंग्स तक पहुंच सकता है। इसीलिए शेफर्ड लोबिया की शैडो एक्चुअली ट्रू क्रिएटर का बिस्टाउड पावर थी। उसका गोल फॉर्मर चीफ के बॉडी वाले ब्लैक ट्यूब्स को फॉलो करके करप्टेड डेथ के रिमेन्स तक पहुंचना था। शायद मदर ट्री ऑफ डिजायर ने भी इसी तरह चेन्ड गॉड को रिप्लेस करके अथॉरिटी सीज की थी। हाँ, ये सब सोचा क्लाइन दिमाग लगा रहा है और इसको सोच के क्लाइन थोड़ा शांत भी होता है, क्योंकि थैंकफुली करंट चीफ कॉलिन इलियड का माइंड काफी क्लियर है। उसने पहले ही लिटिल सन के पीछे वाली सीक्रेट एग्जिस्टेंस से हेल्प मांगने का डिसीजन ले लिया था और फेट सिफन चार्म का यूज करके उसने ट्रू क्रिएटर की स्कीम को फेल कर दिया, वरना वो शैडो चला जाता। याद है, फेट सिफन चार्म ही वहां यूज हुआ जिससे शैडो को उधर से अपने ऊपर ले आया। दिमाग लगाया भैया कॉलिन, मानना पड़ेगा। सिटी ऑफ सिल्वर के 2 पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स प्यूरिफिकेशन में काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? वो डेथ रिमेन्स को करप्ट करने वाली शैडो को भी रोक सकते हैं। और काइंड ऑफ देखा जाए तो एज मिस्टर फूल कहीं ना कहीं क्लाइन फिर से ट्रू क्रिएटर के प्लान्स को स्पॉइल कर दिया है कि नहीं? लोबिया कुछ कर नहीं पाई उधर। ऑफ कोर्स ब्लेम तो एमॉन पे जाएगा क्योंकि वॉर्म ऑफ टाइम उसने कंट्रीब्यूट किया था, है कि नहीं? उसी से फेट सिफन चार्म बना था। तो हाँ, लिटिल सन की डिस्क्रिप्शन और अपने खुद के इंटरफेरेंस को कंबाइन करके क्लाइन ने रफली समझ लिया कि सिटी ऑफ सिल्वर के एक्सप्लोरेशन ऑपरेशन में हिडन कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था। साथ ही उसे शेफर्ड एल्डर लोबिया की मेंटल कंडीशन का भी पहला क्लियर ग्लिम्स मिल चुका है। लोबिया के लिए वो थिन इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स अनडाउटेडली सिटी ऑफ सिल्वर को फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से बाहर निकालने के लिए थी, इसलिए वो अपने एक्शंस को लेकर बिल्कुल सर्टेन थी और उसमें रिग्रेट का कोई साइन नहीं था। उसके नजरिए में चीफ ने उनकी होप डिस्ट्रॉय की थी। और ये सब सोच के क्लाइन कहीं ना कहीं सोच रहा था कि जो लोग इविल करते हैं ना, वो लोग सिर्फ टेरिफाइंग नहीं होते, सबसे टेरिफाइंग वो लोग होते हैं
जो मार्टियर मेंटालिटी के साथ इविल करते हैं जिसे वो सही मानते हैं। और लिटिल सन को मौसलम के अंदर की डिटेल्स इतनी क्लियरली कैसे पता थी, इसका आंसर ऑब्वियस था, चीफ कॉलिन इलियड ने कैजुअली उसे ये सब बताया होगा। इसके बाद ड्रेक ने बताया कि 3 एल्डर्स एक स्पेशल सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर आए थे। वो फॉर्मर चीफ की बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक थी जो उसकी बोन्स के साथ फ्यूज हो गई थी। फॉर्मर चीफ जो था वो जायंट पाथवे का था, राइट? तो सीक्वेंस 9 वॉरियर्स लेके सीक्वेंस 4 डीमन हंटर, वहां तक सब कुछ। और उसने जो फेरिमेन पोशन कंज्यूम किया था वो डेथ पाथवे की सीक्वेंस 3 थी। दोनों बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक मिक्स होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट एक सिंगल पाथवे आर्टिफैक्ट से ज्यादा वियर्ड और वेरिड होना ऑब्वियस था। ऊपर से आर्टिफिशियल डेथ का इफेक्ट भी ऐड हो गया, इसलिए फाइनल सील्ड आर्टिफैक्ट डेफिनेटली बहुत पावरफुल होगा। ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी उतने ही डेंजरस होंगे। क्लाइन को याद आया कि ब्लैक इल्यूजरी रिवर में जो वियर्ड क्रीचर्स थे वो प्रोबेबली अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते थे। ये बर्सर्क सी वाले सीन से भी सिमिलर थे और मिस शैरन के मिस्टिकल आइटम के इफेक्ट्स जैसा भी लग रहा था। ये सब सोचते हुए वो लिटिल सन की बात सुनता रहा जो एक्सप्लोरेशन का टॉपिक फिनिश करके सेप शिफ्टर नाम के मॉन्स्टर का मेंशन कर रहा था। डेरेक की डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद क्लाइन को लगा कि सेप शिफ्टर शायद बिजारो बेन्स ही है। उसने तुरंत जंक पाइल से एक गोल्ड कॉइन समन किया और डिविनेशन करके अपना गेस कंफर्म कर लिया। लिटिल सन की करंट स्ट्रेंथ के साथ उस सिटी में जाकर हंट करना इंपॉसिबल है, तो क्लाइन को वेट करना पड़ेगा जब तक चीफ फिर से द फूल से प्रे ना करे या लिटिल सन के थ्रू हेल्प ना मांगे। वैसे अभी जल्दी नहीं थी क्लाइन को, क्योंकि अभी मतलब उसको स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडर भी नहीं मिला था। क्लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल तरीके से हल्का सा नॉड किया। इसके बाद डेरिक ने मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट की कि कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन मतलब मिस्टर वर्ल्ड के तक पास कर दी जाए अबाउट जो भी उसको मिला है शेप शिफ्टर के बारे में। फिर उसने बताया कि उसके पास अब एनफ पॉइंट्स हो गई हैं और वो जल्द ही सीक्वेंस 5 वैम्पायर की बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सचेंज कर सकेगा, जिससे उनका 3 पार्टी जो ट्रांजैक्शन हुआ था मिस्टर मून के साथ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम कैटलिया की बात करें तो उसको भी मैसेज मिल चुका है कि मतलब हेल्प चाहिए अपने इसको एल्गर को, और वो हेल्प करने के लिए रेडी है, अपना शिप मोड़ लेती है बायम की तरफ। एनीवेज क्लाइन रियल वर्ल्ड में आता है, याद हो अगर वो शिप पे हो उसकी जर्नी चालू है, और अचानक उसने एक सस्पिशियस फिगर नोटिस किया जो लगेज बैग लेकर शिप पे चढ़ने की तैयारी कर रहा था। वो आदमी सिर्फ इसलिए सस्पिशियस नहीं लग रहा था क्योंकि उसने ब्लैक ओवरकोट और टॉप मतलब टॉल टॉप हैट पहना हुआ था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने स्कार्फ से अपना पूरा फेस ढका था। उसके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल हिडन थे, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, और वो आंखें भी नीचे जमीन की तरफ टिकी हुई थी ताकि कोई भी उसका एक्चुअल अपीयरेंस समझ ना सके। अब इस पॉइंट से दोस्तों यहाँ से हम कहानी थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। देखो डेथ वाला जो पूरा पार्ट था आर्टिफिशियल डेथ वाला, वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। एक्सपेडिशन भी मतलब लाइन बाय लाइन जो बुक में था मैंने आपको बताया है, क्योंकि वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, वरना जो आगे मिस्टर अजिक के साथ होने वाला है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो अब आप चीजों को समझ रहे होगे, तो हाँ जो भी अजिक के साथ होगा आगे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि जो डिविनेशन हो चुका है उस बात का, तो उन चीजों को अब आप ढंग से समझ भी पाओगे। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो। बट हाँ इस पॉइंट से अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे वीडियो को, थोड़ा जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब जो भी होगी फाइट्स पकड़ते हैं और निकलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। खैर आगे बढ़ते हैं तो क्लाइन जो था उस सस आदमी पे ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे 2 सस्पेक्टेड आदमी होंगे, एक और बाद में आएगा। तो ये जो सस वाला आदमी है ना, इसको हम कहेंगे चेहरा छिपा हुआ आदमी। तो हाँ, इस चेहरे छिपे हुए आदमी पे क्लाइन ज्यादा ध्यान नहीं देता है, रादर खाना खाया पिया और क्लाइन जाके सो गया। देन जब क्लाइन उठा तो शिप ऑलरेडी हालमन हार्बर से निकलने वाला था, और तब डॉक पे क्लाइन एक और आदमी को देखता है, एंड देन वहां पे सडन मौसम बदल गया। मतलब मौसम ठीक था, अचानक से हरिकेन जैसा सिचुएशन बना। अब बर्जर्क सी में ये सब एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्लाइन मन ही मन सोचा कि डॉक पे जो आदमी था क्या वो कल रात वाले सस्पिशियस वो जो चेहरा ढका आदमी है उस टूरिस्ट को ट्रैक करने यहाँ आया है। और जब उस टूरिस्ट को रियलाइज होगा कि एक दूसरा आदमी मुझे ट्रैक करने आया है, तो वो उसका कवर एक्सपोज ना हो जाए, तो इसीलिए वो वेदर को चेंज कर दिया ताकि लाइनर को फोर्सफुली सेल करना पड़े। पता नहीं दोनों कौन है, अब ये दोनों एक दूसरे को ट्रैक क्यों कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कर रहा है ट्रैक, एंड इनका क्या चक्कर है, बस क्लाइन को इसमें नहीं पड़ना है। तो भी वो थोड़ी देर बाद स्टॉर्म वगैरह शांत होता है और क्लाइन डेक पे था जहां उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर होता है। उसने सबकॉन्शियसली हालमन हार्बर की डायरेक्शन में देखा। डार्क ब्लू वेव्स के ऊपर और स्कैटर्ड व्हाइट क्लाउड्स के नीचे एक व्हाइट रेडियंट फ्लेम बहुत हाई स्पीड से दूर से उड़ती हुई आ रही थी। वो फ्लेम धीरे धीरे बड़ी और क्लियरर होते गई जब तक उसका कंप्लीट फॉर्म विजिबल नहीं हो गया। वो एक जाइगैंटिक फ्लेमिंग स्पीयर थी। फ्लेमिंग स्पीयर आसमान को चीरते हुए लाइनर के डेक पे मतलब लैंड करता है, लेकिन मतलब किसी चीज को उससे आग नहीं लगा, बस उसने आधा वुडन प्लैंक जला दिया और फिर स्प्रेड होके एक इंसान का फॉर्म लेने लगा। ये वही आदमी था जो पहले डॉक पे देखा था, ठीक है, दूसरा सस्पिशियस आदमी। वो मिडिल एज्ड लग रहा था। धीरे धीरे उसने आसपास देखा और वाइड आइड शॉक टूरिस्ट के बीच से चलते हुए केबिन के अंदर चला गया। अब देखो एंट्री बढ़िया थी, ठीक है, एकदम फ्लेमिंग स्पीयर की तरह आया है, एकदम स्टाइलिश एंट्री तो है। और क्लाइन को थोड़ा डर भी लगा कि कहीं मेरे को पकड़ने कोई नहीं आ रहा ना, लेकिन नहीं, क्लाइन के पीछे वो नहीं गया, रादर सीधा केबिन में चला गया है। एंड इट्स क्लियर कि वो किसी तरह
का डेमीगॉड हो सकता है, तो क्लाइन इस मामले में नहीं ही पड़ेगा तो अच्छा होगा। और ऐसे भी ज्यादा दिक्कत हुआ तो क्लाइन के पास अपना क्रीपिंग हंगर है ही, यूज करके ट्रैवल करके यहाँ से भाग जाएगा। जस्ट दैट यहाँ जो लोग हैं वो शायद नहीं बच पाएंगे, एक आध को क्लाइन शायद बचा ले। तभी केबिन के अंदर से एक दूसरा फिगर जो था, जो पहला इंसान था, जो अपना चेहरा ढका हुआ इंसान, वो उड़ते हुए बाहर आता है। ठीक है, एंड मतलब उसको ये जो दूसरा डेमीगॉड आया है वो उसको फेंका। वो चेहरा ढक के इनिशियली आया था, लेकिन इस पॉइंट पे उसका थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था। और डेमीगॉड उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो और तुमको इस तरह का रूप लेने के लिए कौन बोला। अब ये बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, जो कोई बता, उसने भी सेम यही लुक पहना हुआ था, मुझे भी वो सेम लुक में तैयार किया और उसने मुझे 100 पाउंड्स दिया ताकि मैं इस शिप पे सदर्न कॉन्टिनेंट तक जाऊं और फिर खुद वापस आ जाऊं। अब जो डेमीगॉड आया था फ्लाइंग स्पीयर बन के, वो अपना बियॉन्डर पावर भी यूज करता है ताकि ये जो बंदा है वो झूठ ना बोले, लेकिन ये बंदा सेम बात ही रिपीट कर रहा था। हाँ, वो वापस फ्लेमिंग स्पीयर बन के हालमन हार्बर की तरफ निकल गया, यहाँ से चला गया। अब इनकेस अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ कि इधर हुआ क्या। तो इनिशियली शिप पे एक बंदा आया जिसका चेहरा कवर्ड था। वो क्लाइन को पहला सस्पिशियस बंदा लगा। दूसरा सस्पिशियस बंदा क्लाइन को दिखा डॉक पे, जो कि ये डेमीगॉड था, जो कि फ्लेमिंग स्पीयर बन के आया। ये डेमीगॉड इस बंदे को पकड़ा, पहले सस्पिशियस बंदे को, ये बोलते हुए कि तुम ये रूप लेके क्यों हो, क्योंकि कोई एक्चुअल में बंदा था जिसको डेमीगॉड पकड़ना चाहता था और वो अपने जैसा ही भेष इस बंदे का बनवा दिया ताकि डेमीगॉड इसके पीछे आए और वो बंदा खुद कहीं और भाग जाए। अब ये बंदे कौन है, क्या कर रहे हैं, 2 मिनट में पता चलेगा तुम्हें। से अपने को इस सब से क्या है कि नहीं, होगा कोई भी होगा। और क्लाइन वाज लाइक आधे घंटे में मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मुझे जहां पहुंचना है। तो क्लाइन अपना इधर उधर ताक रहा था और तभी क्लाइन की नजर एक तीसरे बंदे पे पड़ी। जी हाँ, अब एक तीसरा बंदा भी आ गया है जिसका पहनावा पहले बंदे से मिल रहा है। वो ब्लैक बॉनेट पहना हुआ था, उसके गोल्डन साइड बर्न्स थे और वो डॉक पे गया, आगे जाके कहीं भीड़ में गायब हो गया। और तुमको पता है ये बंदा कौन था? इंस जैंगविल। मजाक नहीं कर रहा, यानी पहले जो फ्लेमिंग स्पीयर बन के जो डेमीगॉड आया था वो इंस जैंगविल को ढूंढने आया था और ये जितनी भी ट्रिक्स है ना वो इंस जैंगविल की थी। अब इंस जैंगविल की ट्रिक कितनी तेज है वो तुम सोचो। वो अपना एक डिस्गाइज बना के जिस शिप पे भेजा उसी शिप पे खुद भी था ताकि डेमीगॉड आए, नकली को उसके पकड़ ले और फिर सोचे कि इस शिप पे तो अब इंस जैंगविल नहीं है, चला जाए, लेकिन वो था भी खुद इसी शिप पे। समझ रहे हो? बहुत यहाँ दिमाग लग रहा है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के ऊपर से ये बातें जा रही होगी, लेकिन समझो ठीक है, यहाँ पे दिमाग बहुत चल रहा है। एलोटियम वर्ल्ड में तुम जाते, अगर इतना दिमाग नहीं लगाते सर्वाइव नहीं कर पाते। लगाओ दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकता मैं, बट हुआ यहाँ पे बेसिकली इंस जैंगविल ने किसी और को अपना डिस्गाइज बनाने के लिए यूज किया और उसे आइटम्स दिए, ट्रैकर्स को मिसलीड करने के लिए नहीं बल्कि एक मेंटल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करने के लिए। इस वजह से लोग सबकॉन्शियसली इस शिप को पॉसिबल ऑप्शंस में से ही हटा देते और वो तो शुरू से ही यहाँ था। समझ रहे हो? वो कोइंसिडेंशियल वेदर चेंज भी शायद इंस जैंगविल ने 0-08 की हेल्प से क्रिएट किया था, लेकिन उसके पीछे एक इंटिस हंटर डेमीगॉड क्यों पड़ रहा है ये नहीं पता। जरूर इंस जैंगविल कुछ तो प्लान कर रहा है। ऐसे में क्लाइन तुरंत मिस मैसेंजर को बुलाया हारमोनिका बजा के और एक लेटर लिख दिया और बोला, लेटर में क्या लिखा कि मिस्टर डुइन डैंटिस को बर्सर्क सी के वे पॉइंट आइलैंड पे इंस जैंगविल के ट्रेसेस मिले हैं। देन वो लेटर भिजवा दिया बैकलैंड्स के 7 प्रिंस्टर स्ट्रीट के मेल बॉक्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स लेनर्ड मिचेल का घर है, उसी का मेल बॉक्स है। अब लेनर्ड का मेल बॉक्स है, लेकिन लेनर्ड तो खुद ही बैकलैंड में नहीं है, तो वो मॉनिटर कैसे करेगा अपने मेल बॉक्स को, लेटर पढ़ेगा कैसे? अरे लेनर्ड के साथ उसका बड्डा है ना, उसके पास टेक्निक्स है कुछ कुछ। तो हम देखते ऐसे हैं कि जैसे हैरी पॉटर वर्ल्ड में नहीं लेटर्स अपने आप उड़ के घर के अंदर चला गया, अपने आप ओपन हो गया, वैसा कुछ होता है। और लेनर्ड के घर से दूर सदर्न कॉन्टिनेंट में ईस्ट बैलन के कोलियन सिटी में जहां पे लेनर्ड अभी है, उसका बुढ़ा अंकल लेनर्ड को बोलता है, अबे तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर आया है। जी हाँ, बुढ़ा दूर से लेटर पढ़ लिया लेनर्ड के लिए एंड लेटर क्या है वो तो आप जानते ही हैं, मतलब क्लाइन अपना भेजा है उसे। एंड इन केस यू आर वंडरिंग ये बुढ़ा पैलेस, ज़ोरोआस्ट, बर्सर्क सी और आधे नदन कॉन्टिनेंट के डिस्टेंस के बाद भी 7th प्रिंस्टर स्ट्रीट पे भेजे गए लेटर कैसे पढ़ रहा है, तो इसके बारे में 2 गेसेस हो सकते हैं। देखो लेनर्ड जो था वो इस ओल्ड मैन को, बुढ़े को जो है ना, एक स्पेक्टर कैप्चर करने में हेल्प किया था। तो ओल्ड मैन ने डेफिनेटली एक वॉर्म ऑफ टाइम का यूज करके स्पेक्टर को पैरासिटाइज किया होगा और उसे नदन कॉन्टिनेंट में अपनी आंखें, कान और मुंह बना दिया होगा और इसीलिए वही स्पेक्टर ये सब काम कर रहा है एंड इंफॉर्मेशन पहुंच रही है बुड्ढे तक। एज सिंपल एज दैट। एनीवेज, अब लेनर्ड को खबर मिल गई है कि इंस जैंगविल दिखा है, लेकिन लेनर्ड यहाँ बैठे बैठे कर भी क्या सकता है। इंस जैंगविल एक डेमीगॉड है, साथ ही उसके साथ 0-08 है। ठीक है, तो समझ जाओ ग्रेड 0 का सील्ड आर्टिफैक्ट कितना डेंजरस है। ये सील्ड आर्टिफैक्ट आपको भी पता है। तो बुड्ढा भी सजेस्ट करता है लेनर्ड को कि तुम जो है ना कुछ करो मत, ठीक है, तुम बस क्लाइन को इन्फॉर्मेशन दो अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन बुड्ढा बताता है कि ऑल्दो 0-08 को अपने पोजेसर की डेथ ही कॉज करना बहुत पसंद है, लेकिन वो और ज्यादा स्ट्रिक्टली सील्ड होना बिल्कुल नहीं चाहता। जैसे ही लेनर्ड चर्च को इंस जैंगविल की लोकेशन बताएगा और परसूट स्टार्ट होगा, वो इमीडिएटली सब जान लेगा 0-08 और जरूरी अरेंजमेंट्स कर देगा ताकि वो कैप्चर ना हो। और इस बारे में भी लेनर्ड को क्लाइन मोरेटी को वार्निंग देनी होगी।
अब देखो, यहाँ एक ऐसी बात मैं तुम्हें बताऊंगा ना जो सुन के तुम्हारा दिमाग फ्राई हो जाएगा कि 0-08 कितना पावरफुल है। बेसिकली जब भी आप 0-08 के बारे में किसी को बताते हो, ज्यादा सोचते हो, तो उसे भी तुम्हारे बारे में पता चल जाता है। लिटरली यहाँ जो अपना बुड्ढा है ना, लेनर्ड के पीछे बैठा रहता है लेनर्ड के साथ, वो बताता है कि 4th इपॉक के दौरान 0-08 ने एक एंजल की डेथ भी कॉज की थी। एंजल की। बुड्ढा कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही तुम उसके बारे में ज्यादा जानोगे वो भी तुम्हें जान लेगा, और जितना ज्यादा तुम उसके बारे में जानते जाओगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि तुम उसकी स्टोरीज का एक कैरेक्टर बन जाओगे, वो भी इंपॉर्टेंट वाला जिसे वो करता है। अब इस तरह से सोचा जाए तो लेनर्ड क्लाइन मोरेटी को कैसे हिंट देगा 0-08 के बारे में, मतलब कि 0-08 के पास ये भी पावर है, क्योंकि अगर लेनर्ड ये बात क्लाइन को बताता है लेटर में लिख के, तो 0-08 को भी लेनर्ड के बारे में पता चलेगा और वो लेनर्ड को टारगेट करना शुरू करेगा। समझ रहे हो कितना डेंजरस है ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट। लेकिन फिर लेनर्ड खुद ही सोचता है कि अगर उसे पता भी चले तो बस उसे सुपरफिशियल नॉलेज मिले, ताकि लेनर्ड ऐसा नॉलेज दे जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो 0-08 के मेन स्टोरी का हिस्सा ना बने, बस बाई स्टैंडर रहे। तो क्या लेनर्ड बता सकता है? वेल, लेनर्ड लेटर में लिखता है क्लाइन मोरेटी को कि मैं फिलहाल चर्च को इन सिजांगविल की लोकेशन इन्फॉर्म नहीं करूंगा। अब ये जैसे ही क्लाइन पढ़ेगा, क्लाइन सोचेगा कि भाई लेनर्ड क्यों नहीं चर्च को बता रहा है, एंड देन क्लाइन के पास अगर दिमाग होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि क्यों लेनर्ड ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब क्लाइन के पास कितना दिमाग है वो हम सब जानते हैं। एंड लेनर्ड ये भी सोचता है कि अगर क्लाइन खुद भी इंटरप्रेट इस बात को नहीं कर पाता है, तो क्लाइन के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेंबर्स तो होंगे ही जो 4th इपॉक को अच्छे से जानते होंगे, और वो शायद क्लाइन की मदद कर दे। हाँ, इस तरह से लेनर्ड 0-08 की बातें भी कर लिया कुछ, लेकिन डायरेक्टली बोला भी नहीं, तो 0-08 का ध्यान भी उस पे नहीं जाएगा। होपफुली क्लाइन इस बात को समझ जाएगा। हाँ, इसके बाद तुरंत लेनर्ड रिचुअल सेटअप करता है, गिरमिन स्पैरो के मैसेंजर को समन करता है, अपना लेटर भेज देता है। अब क्लाइन को लेटर मिलता है, एंड एज एक्सपेक्टेड क्लाइन समझ गया कि देखो लेनर्ड यहाँ 0-08 की बात नहीं कर रहा है, वो बस इतना लिख रहा है कि मैं चर्च को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, यानी कि चर्च को अगर 0-08 के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए तो उसे पता चल जाता है। तो समझे, 0-08 के बारे में तुम जितना जानोगे वो तुम्हारे बारे में जान जाएगा और तुम उसकी स्टोरी का कैरेक्टर बनने लग जाओगे। तो क्लाइन भी इस बात को समझ गया। देख रहे हो यहाँ कितना दिमाग वाला गेम हो रहा है। ध्यान दो वीडियो पे, ध्यान नहीं दोगे उड़ जाएगा ऊपर से। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ सिमिलर केस ट्वाइलाइट एडमिट ऑर्डर का भी है ना, मतलब वहां भी उसका नाम आप मेंशन करते हो, उधर उसके लीडर को पता चल जाता है। तो क्या 0-08 एक्चुअली स्पेक्टेटर पाथवे का सील्ड आर्टिफैक्ट है? एनीवेज, क्लाइन सोचता है कि अभी तो मैं इन सिजांगविल या 0-08 से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने इस बात की प्रिपरेशन करी नहीं है, और एक मजिशियन बिना प्रिपरेशन के परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, राइट? तो हाँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी जिस काम से मैं आया हूं वो काम मैं करता हूं। एंड एक और चीज बस क्लाइन अपने दिमाग में रख लेता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना सीक्वेंस 4 डेमीगॉड बनना होगा, क्योंकि सीक्वेंस 5 पे रह के तो मैं इन सिजांगविल से लड़ना भैया बहुत मुश्किल है। जल्दी पोशन पचाओ, नए पोशन का इंग्रेडिएंट खोजो, रिचुअल पूरा करो एंड गटक लो। तो इसके बाद क्लाइन पहुंचता है ईस्ट वैलम का कोलेन सिटी, जहां पे अपना लेनर्ड भी है। अभी यहाँ क्लाइन जैसे ही सिटी के अंदर एंटर करता है वो 2 स्पाइस को देखता है, लेकिन क्लाइन तो तुरंत उन्हें पहचान जाता है, तो तुरंत स्पाइस को लूज किया, इधर उधर भाग के क्लाइन, एंड अपना चेहरा भी कहीं ना कहीं बदल लिया, यहाँ के नेटिव्स जैसा चेहरा बना लिया। क्लाइन के मन में चल रहा है कि देखो वो अभी 2 मैरियोनेट्स रख सकता है, लेकिन उसके पास अभी एक भी मैरियोनेट नहीं है। अगर याद हो तो उसके पास सेनोर हुआ करता था, जो कि अमेजिंग मैरियोनेट था। याद तेरी आएगी सेनोर, बहुत याद आ रही है तुम्हारी मुझे। लेकिन फिलहाल क्लाइन के पास एक भी नहीं है, तो क्लाइन सोचा चलो अभी एक मैरियोनेट ही ढूंढ लेते हैं। और क्लाइन का लक देखो, उसी समय क्लाइन को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। देखता है तो एक 13-14 साल की बच्ची थी, वहां कॉर्नर में स्ट्रीट में चिल्ला रही थी, और एक बंदा था गलत प्लान कर रहा था कुछ, मतलब औरत के साथ गलत करने वाला था, समझ जाओ। तो क्लाइन सडनली जाता है, मतलब जाता नहीं है, दूर से ही उसको अपना मैरिनेट बनाना शुरू करता है, जिससे वो बंदा स्लो हो गया एंड थोड़ी देर में मैरिनेट बन गया, खत्म हो गया। क्लाइन का नया मैरिनेट है ये। अब मैरिनेट बनने के बाद क्लाइन इस मैरिनेट के थ्रू उस लेडी को वार्न करता है कि अगर मेरे जैसे गंदे लोग आगे से मिले ना, तो तुम कैथीड्रल की डायरेक्शन में भागना, वहां सेफ रहोगी। ये सुनते ही लड़की भागती है कैथीड्रल की तरफ। नाउ देखा जाए तो क्लाइन को पहले सेनोर था मैरिनेट, और अब ये जो बंदा मिला है ये बियॉन्डर तक नहीं है, ऐसे ही रैंडम सा इंसान है। एक ही बेनिफिट है कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज जानता है। हाँ, क्लाइन कंपेयर कर रहा है अपने मैरिनेट को और सोच रहा है कि ये तो साला 0 है और ये हीरो था मेरा सेनोर। एनीवेज, इस बंदे की मदद से क्लाइन होटल लेता है और इस बंदे का एक नाम भी रख देता है ऐसे ही रैंडम सा, ओफ। ठीक है, OAF। तो होटल वगैरह लेने के बाद क्लाइन सेटल हुआ, एंड देन क्लाइन सोच रहा है कि मुझे एक और मैरिनेट चाहिए एंड मेरे को स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए इस बार। ठीक है, इसलिए क्लाइन क्या करता है, इस बार डॉनिंग्समैन ट्री है ना, उसका एक ब्रांच तोड़ लेता है और डाउजिंग सीकिंग रॉड वाला उसका अपना है ना डिविनेशन वाला, वो फॉलो करता है, ये बोलते हुए कि अब मुझे जो है ना एक मैरिनेट चाहिए, मतलब लोकेशन ऑफ माय न्यू मैरिनेट, ये बोल के। तो डायरेक्शन उसको रॉड देने लगता है, डायरेक्शन को फॉलो करके एक जगह पहुंचता है जहां स्टेयर्स वगैरह थे। क्लाइन वहां जाता है, वहां कोई था नहीं,
तो क्लाइंट को लगता है मेरा डाउजिंग सीकिंग रॉड डिविनेशन मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया तो क्लाइंट बोलता है ओफ को, मतलब उसका जो मैरिनेट है उसको उधर ही बिठा देता है, अपने 200 मीटर दूर छिप जाता है और वेट करने लगता है कि कहीं यहाँ कोई एक्शन हो, क्योंकि अगर मेरी सीयर वाली पावर मुझे यहाँ लेके आई है तो शायद यहाँ मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मैरिनेट मिल सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ कोलेन सिटी में ही लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट में लेनर्ड मिचेल और डैली सिमन रेड ग्लव टीम के कैप्टन स्वेस्ट के साथ नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। रात की डार्कनेस का कवर लेते हुए स्वेस्ट ने एक बार फिर सारे मेंबर्स को ऑपरेशन एम्फसाइज करके समझाया ये लोग कुछ कर रहे हैं ऑपरेशन। स्वेस्ट कहता है कि हम इस बार जिसको टारगेट कर रहे हैं उसका नाम उलिका है, जो यूनिट 13 में रह रहा है। वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है और बैकलाइन के डिफरेंट स्मॉल टीम्स के साथ कम्युनिकेशन हैंडल करता है। हमारी सारी इंटेलिजेंस यही पॉइंट करती है कि वो डेमीगॉड नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट अप्लाई किया है और हर एक्सेलेंसी गॉडेस आई भी किसी भी वक्त हमें असिस्टेंस देने के लिए रेडी हैं। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर लोकल, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा कि भैया वो भी न्यूमिनस एपिस्कोपेट के मेंबर हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे रेड ग्लव्स कुछ तो प्लान कर रहे हैं खतरनाक, किसी उलिका को खत्म करने का। वहीं लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट में ही 13 कैनाइन स्ट्रीट पे उलिका अपने घर पे पता नहीं जहां भी है सोफा पे बैठा हुआ है, मस्त सुट्टा मार रहा है, चिल कर रहा है और उलिका के सामने एक एंजो नाम का बंदा बैठा है एंड एंजो से उलिका कह रहा है कि तुम सिगरेट विगरेट पीते नहीं, लाइफ को एंजॉय करो थोड़ा सा। और तभी उलिका की पावरफुल स्पिरिचुअलिटी उसे किसी डेंजर को लेकर वार्न करती है। जिस तरह से उसकी स्पिरिचुअलिटी उसे वार्न की थी, मतलब उसमें जितनी अर्जेंसी थी, उससे उलिका तुरंत समझ गया कि मैटर सिंपल नहीं है, मेरे साथ कुछ तो होने वाला है। यहाँ होने ही वाला है, रेड ग्लव्स आपको टारगेट कर रहे हैं मिस्टर, भागिए इधर से। तो उलिका अपनी सीट से जंप करके भागने ही वाला था कि उसके आसपास सब कुछ डार्कनेस में बदल गया। ऐसा लगा जैसे वो डायरेक्टली बाहर का नाइट स्काई देख रहा हो। एक स्ट्रॉन्ग स्लीपीनेस उसके ऊपर छा गई और उसके दिल के अंदर से अजीब शांति फील होने लगी। कैनाइन स्ट्रीट पे उस मोमेंट हर घर एब्नॉर्मल साइलेंस में डूब गया, चाहे लैम्प जल रहे हो या बंद हो, सब कुछ डेड क्वाइट था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। ये सब एक साथ सो गए हों। कैसे हो रहा है ये सब समझ ही रहे होगे, स्लीपलेस वगैरह के पावर्स रखते हैं रेड ग्लव्स वाले, लगा रहे हैं पावर्स। तो उलिका भी सोने जैसा फील कर रहा था, लेकिन अचानक जंप करके वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक साथ ड्रीमी और अलर्ट दोनों एक्सप्रेशंस थे। पता नहीं कब उसके बैक से एक पेल इल्यूजरी लड़की चिपक गई थी। उस लड़की की ब्लूइश ग्रीन आंखें और ब्लैक लिप्स थे। वो साइड में ब्लैंक स्टेयर कर रही थी और उसके ट्रांसलूसेंट लिम्स उलिका के बॉडी में घुसे हुए थे, जैसे कोई चिपकी हुई स्पिरिट हो। उसकी प्रेजेंस ने उलिका के सोल बॉडी को ठंडा कर दिया और इसी वजह से वो एबनॉर्मल स्लीपनेस को बेयरली रेजिस्ट करके नाइटमेयर के इन्फ्लुएंस से बाहर निकला। कंप्लीटली होश में आने से पहले ही उलिका इंस्टिंक्टिवली स्टेयरकेस की तरफ भागा। उसे दोनों पाम सामने बढ़ाए जैसे किसी इनविजिबल डोर को पुश कर रहा हो। एक ब्लिंक में उसके सामने मिस्टीरियस पैटर्न्स वाला ब्रोंज डोर अपीयर हो गया। डोर हिलने लगा और धीरे से क्रैक ओपन हुआ। उस गैप के पीछे एंडलेस डार्कनेस थी और उस डार्कनेस के अंदर स्ट्रेंज आईज बाहर की दुनिया को देख रही थी। साथ ही बहुत सारी वियर्ड स्क्विमिंग चीजें उस गैप से बाहर निकलने लगी। उलिका और फोर्स लगाकर डोर खोलने ही वाला था ताकि उसके पीछे वाली टेरिफाइंग वर्ल्ड कैनाइन स्ट्रीट पे डिसेंड कर सके। अभी उसने देखा कि हवा में अचानक पेल ट्रांसलूसेंट हैंड्स अपीयर होते हैं। वो हैंड्स किसी बॉडी से कनेक्टेड नहीं थे, बस रिस्ट्स पर खून था, जैसे किसी ने उन्हें काट दिए हो। उन हैंड्स ने डार्कनेस के थ्रू जाकर डोर के गैप को प्रेस करके रोक दिया। दोनों साइड्स फोर्स लगा रहे थे और ब्रोंज डोर ना ज्यादा खुल रहा था ना बंद हो रहा था। यूनिट 13 के ऊपर स्वेस्ट हवा में फ्लोट कर रहा था इनविजिबल फोर्स की वजह से और उसके हाथ में एक गोल्डन सनडायल था जिसे वो धीरे धीरे ऊपर उठा रहा था। जैसे ही सनडायल उसके हेड के ऊपर गया, उसकी गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगी और एक शेप लेने लगी। अचानक आसमान में एक सेकंड सन अपीयर हो गया और उसकी सारी लाइट और हीट 13 कैनाइन स्ट्रीट पे फोकस हो गई, लेकिन उस सनलाइट ने बिल्डिंग को डैमेज नहीं किया। वो सीधा अंदर पेनिट्रेट करके ब्रोंज डोर और उलिका पे गिरने लगी। उलिका तुरंत अनबियरेबल पेन में चिल्लाने लगा। उसके बैक वाली पेल लड़की ने भी श्रिल स्क्रीम निकाली, लेकिन सनलाइट ने उस आवाज को दबा दिया। वो रैपिडली डिस्टॉर्ट हुई और एवापोरेट होने लगी। ब्लैक गैस की विस्प निकली और लाइट में डिसॉल्व हो गई। बिल्डिंग के अंदर एक भी डार्क स्पॉट नहीं बचा। जब सनलाइट फेड हुई तो ब्रोंज डोर ऑलरेडी वैनिश हो चुका था। ग्राउंड पे एक ब्लैक स्वोलन लाश पड़ी हुई थी जिससे मतलब पेल येलो ऑयल निकल रहा था। देन एक बूम साउंड के साथ जो लाश थी वो फट गई और उसके अंदर से एक फटा छोटा फिगर बाहर निकला। उसका फेस उलिका जैसा ही था, लेकिन स्किन पिच ब्लैक थी जैसे इंक में डूबी हो। उसके बॉडी पर स्टिकी पस बह रहा था। हाइट सिर्फ 1.2 या 1.3 मीटर ही होगी और अपीयर होते ही वो इनसेन स्पीड से स्टेयरकेस की तरफ भागा। सिलार में घुसकर उसने पहले से प्रिपेयर्ड सीक्रेट ट्रैप डोर खोला और फुल स्पीड में आगे डैश कर गया। सिर्फ 10 सेकंड में मिनी ब्लैक उलिका ने एग्जिट देख ली, मतलब कि होप उसको देखने लगा। फिर भी उसने गार्ड लोअर नहीं किया। उसने राइट फिस्ट टाइटली क्लेंच की और उसके बॉडी से अराउंड 8 ट्रांसपेरेंट इल्यूजरी फिगर्स निकले। सब अलग शेप्स के थे, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्गस्टिंग मिक्स हो। कुछ उसके आर्म्स पकड़ रहे थे, कुछ उसके फीट लिफ्ट कर रहे थे ताकि वो फ्लाई कर सके। उसके तुरंत बाद एक मैकेनिकल स्विच एक्टिवेट हुआ, गेयर्स घूमने लगे और एग्जिट डोर खुल गया, जो कि एक साइलेंट डार्क स्ट्रीट कॉर्नर की तरफ जा रहा था।
आगे लोअर ग्राउंड स्ट्रीट थी और दोनों साइड्स पर हाउसेस थे। क्रिम्सन मून की लाइट में सब अजीब लग रहा था। उलिका स्पिरिट्स की हेल्प से सीक्रेट पैसेज से फ्लाई आउट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डिसअपियर होने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों में एक फॉगी लेक रिफ्लेक्ट होती है। लेक हल्की लाइट से चमक रही थी और बहुत काम लग रही थी। बीच में रिपल्स बने और ब्यूटीफुल इल्यूजरी फिगर्स पानी से बाहर आने लगे। ये एक पावरफुल स्पिरिट टाइप थी। ह्यूमन लेजेंड्स इसे गॉडेस ऑफ द लेक कहते थे। यूजुअली स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट वॉलॉक्स की स्ट्रेंथ उन स्पिरिट पर डिपेंड करती है जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। डिफरेंस बस ये था कि स्पिरिट गाइड्स ज्यादा डिसीज स्पिरिट यूज करते हैं, जबकि स्पिरिट वॉलॉक्स नेचुरल स्पिरिट्स में बेटर होते हैं। उस मोमेंट उलिका के आसपास वाले ट्रांसपेरेंट फिगर्स हॉरर की आवाज निकालने लगे। उन्होंने उसके आर्म्स और लेग्स छोड़ दिए और हवा की तरह उस ब्लैक बॉडी के अंदर वापस घुस गए। क्रैश के साथ उलिका ग्राउंड पे गिर गया, लेकिन उसे पेन फील नहीं हुआ क्योंकि इंटेंस स्लीपीनेस उस पे अटैक कर चुकी थी। बिना रियलाइज किए वो सो गया। अब एग्जिट पे स्पिरिट मीडियम डैली सिमोन बाहर निकलती है एक अननोन जगह से और वो 1.2 मीटर टॉल उलिका को देखकर कहती है कि डिजीज स्पिरिट जिसके साथ ये फ्यूज हुआ है वो बहुत स्ट्रेंज है। अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी को हाउस की तरह यूज ना करे तो जल्दी डिसिपेट हो जाएगा। हमें हर सेकंड का यूज करना होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। उसके साइड की शैडोज में से एक लेनर्ड मिचेल भी बाहर आता है। वो सरप्राइज से देखकर डैली को कहता है कि तुम भी स्पिरिट गाइड हो, गॉडेस ऑफ लेक को कैसे कंट्रोल कर रही हो? और डैली भी तुरंत रिटेलिएट करती है, जवाब देती है कि तुम भी पोएट हो ना, तो पोएम्स क्यों नहीं लिखते? इन शॉर्ट उलिका गया, खत्म हो गया। नाइट हॉक्स ने जो मिशन ठाना था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब स्पिरिट चैनलिंग करेंगे कि नहीं वो देखेंगे, मतलब अगर कर पाए तो कर लेंगे ऑफ कोर्स। वहीं स्ट्रीट के दूसरे एंड पे एक जेंटल क्लिफ से एक फिगर रैपिडली नीचे मूव कर रहा था। वो बाहर निकले हुए रॉक्स को यूज करता हुआ क्विकली नीचे उतर गया और जॉ स्ट्रीट के शैडोई कॉर्नर में लैंड हुआ। ये फिगर कौन था? ऑफ कोर्स ये एंजो था, जो कि उलिका के साथ ही बैठा था और ये भाग के निकल गया। अब एंजो न्यूमिनस एपिस्कोपेट का मेंबर नहीं था, वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का एक ट्रेटर था जो रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्पटेशन में आकर भाग गया था। और वो ना तो अपोथेकेरी पाथवे का बियॉन्डर था जो वैम्पायर सीक्वेंस तक जाता है, ना ही प्रिमोडियल मून को वर्शिप करता था। समझ रहे हो? वो अलग ही किसी सीक्वेंस का है, पता चलेगा भी आपको कौन सा सीक्वेंस है वो और कौन सा पाथवे। ऑफ कोर्स हाँ, तो वो बस ऐसा इंसान है जो अपने टीचर और टीचर के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता था। वो केयरफुली लाइफ जीना चाहता था और विनर होने का एडवांटेज एंजॉय करना चाहता था। विनर, समझ जाओ क्या हो सकता है वो। अब ऑफ कोर्स ऐसी मेंटालिटी को रोज स्कूल ऑफ थॉट का इंटेलिजेंस फैक्शन काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा और एंजो ऑफिशियली उनके साथ ज्वाइन हो गया, जहां वो फ्रीली अपनी डिजायर सेटिस्फाई कर सकता था। इस बार वो रोज स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से कोलेन में न्यूमिनस एपिस्कोपेट के साथ कॉन्टैक्ट बनाने आया था। ये दोनों कुछ मैटर्स पे कोऑपरेशन डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली टेनेबोरस डिजीज्ड उलिका पर चर्च ऑफ एवनाइट ने सडन रेड कर दिया है और वो भी हाई लेवल रेड थी। इसमें काफी ऊपर लेवल के बियॉन्डर्स आए थे। थैंकफुली एंजो जो है ना वो एंटी डिविनेशन में काफी अच्छा है, तो चर्च ऑफ एवनाइट के मेंबर्स को पहले से पता नहीं था कि वो उलिका के घर पे होगा और इसलिए उनका ध्यान एंजो पे नहीं गया। एंजो भाग निकला। इनफैक्ट वो लोग समझे नहीं होंगे कि ये कोई मतलब अच्छा खासा ताकतवर इंसान एंजो है, मतलब जो रोज स्कूल ऑफ थॉट वगैरह से जुड़ा है। वो बस सोचेंगे उलिका का कोई सबऑर्डिनेट होगा और इसी वजह से एंजो को इस कोर रीजन जहां फाइट हो रही थी वहां से एस्केप करने का मौका मिल गया। और वो सनलाइट मेनली डेथ, इविल और करप्शन पावर्स को प्यूरिफाई करती है और एंजो को उससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। वो प्रोबेबली डेमीगॉड लेवल अटैक था, लेकिन एंजो बच गया। उस पे ज्यादा इफेक्ट इसका हुआ नहीं क्योंकि वो जिस पाथवे से उस पे उतना इफेक्ट इसका है नहीं। हाँ, एंजो बच चुका है, बहुत लकी आदमी है, विनर है बंदा, है कि नहीं विनर? ठीक है। एंजो स्ट्रीट के शैडोज में चलते हुए अभी मतलब जा ही रहा था और वो भागते भागते काफी दूर निकल गया। मतलब पीछे घूम के देखा, अब कोई उसका पीछा कर नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा रिलीव्ड हो गया बंदा, स्माइल किया कि देखो इतना तगड़ा रेड हुआ था नाइट हॉक्स का, लेकिन मैं बच गया, मैं हूँ विनर। विनर तो विनर ही होता है कि नहीं? हाँ, एंजो का यूजुअल कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। स्माइल के साथ वो स्ट्रीट पे आगे बढ़ा, फिर लेफ्ट टर्न करके जल्दी से स्टेयर्स के नीचे उतरने लगा। वो एक स्टीप और लंबी स्टेयरकेस थी और भी लोअर लेवल स्ट्रीट्स तक जाती थी। दूसरी तरफ कैनाइन स्ट्रीट के पास स्वेस्ट ने अचानक आंखें खोली और लेनर्ड और डैली सिमोन से कहा कि उलिका के घर पर एंजो नाम का भी एक आदमी था। वो रोज स्कूल ऑफ थॉट का मेंबर था और लो सीक्वेंस का नहीं लगता है, ठीक है? शायद ऑर्गेनाइजेशन में उसकी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो भैया वो भाग गया है, तुम दोनों इमीडिएटली सराउंडिंग्स को सर्च करना शुरू करो। अगर उसके ट्रेसेस मिलते हैं तो उसे सक्सेसफुली कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है? कोई लूज एंड नहीं छोड़ना है। बाकी रेड ग्लव्स और लोकल नाइट हॉक्स या तो रिमेनिंग न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर्स को कैप्चर कर रहे थे या उनके ड्रीम्स में घुसकर इंटरोगेशन कर रहे थे। वो लोग जल्दी जल्दी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। सिर्फ कुछ मेंबर्स पीछे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने और कंपेनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रुक गए थे। डैली ने हवा को पकड़ने जैसा ऐसे जेस्चर किया, अपने कान पे हाथ लगाया, वो सुन लेती है स्पिरिट से बात करके और 2-3 सेकंड तक कुछ सुनने के बाद वो कहती है कि यहाँ के लिटिल गाइज मुझे बता रहे हैं
कि कोई क्लिफ के थ्रू एस्केप हुआ है, तो वहां से एंजो एस्केप हुआ है। दूसरी तरफ एंजो अपना हैप्पी है, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरा गुड लक इतना अच्छा है कि मैं बच जाता हूँ हमेशा। उसने फिर देखा कि वहां एक फिगर चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब एंजो के सामने, और लाइटनिंग की वजह से उसका फेस और बॉडी प्रॉपर्ली क्लियर नहीं दिख रहा था। उसने ईस्ट बैलम वाले स्टैंडर्ड कपड़े पहने हुए थे। उस फिगर ने मैच स्टिक का बॉक्स निकाला और एक मैच जला दी। लाइट फैलते ही एंजो ने अचानक एक अजीब सीन देखा। वो फिगर जलती हुई मैच स्टिक उसकी तरफ ऐसे फेंकता है जैसे कोई गिफ्ट दे रहा हो, लेकिन जैसे ही मैच स्टिक पास आई वो सडनली एक ह्यूज इन्फर्नो में एक्सप्लोड हो गई और उस फ्लेम्स के अंदर से फॉर्मल सूट और हाफ टॉप पहना एक आदमी बाहर निकला। कौन निकला है समझ जाओ तुम। अब ऐसे सीन्स देखना जिन्हें देखना नहीं चाहिए, या फिर ऐसी आवाजें सुनना जिन्हें सुनना नहीं चाहिए, ये सब एक मॉन्स्टर के डेली लाइफ का पार्ट है। विनर बनने के बाद एंजो ऑलरेडी इन सब का आदत डाल चुका था। समझ रहे हो कौन सा पार्ट वैसे है? मॉन्स्टर। बिना सोचे समझे उसने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया और इंस्टेंटली फॉरवर्ड लंज किया। वो स्टेयरकेस से जंप करके नीचे वाले स्ट्रीट पे 2 बार रोल कर गया और भाग रहा है, मतलब यहाँ से एंजो। इसी वक्त ब्राउन स्किन मैरियनेट ओफ अचानक खड़ा हो गया। झुककर उसने हाथ वाली मैच स्टिक उस जगह फेंकी जहां अभी एंजो खड़ा था। मैच स्टिक ग्राउंड हिट करने से पहले स्कारलेट फ्लेम्स हवा में स्प्रेड हो गई। फ्लेम्स के अंदर से ब्लैक सूट और हाफ टॉप पहना क्लाइन जंप करके बाहर आया, लेकिन तब तक उसका टारगेट जो था वो साइड से गायब हो चुका था। क्लाइन ने लगभग 10 सेकंड पहले किसी को स्टेयरकेस से रैपिडली नीचे आते देखा था, जैसे वो किसी से बचकर भाग रहा हो। उसे डाउट हुआ कि शायद यही उसका न्यू मैरियनेट है, इसलिए उसने इमीडिएटली ड्रीम डेफिनेशन यूज की और रेवलेशन मिला कि वो आदमी रोज स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है और कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये रिजल्ट मिलते ही क्लाइन ने बिना हेजिटेट किए अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम होने की वजह से वो क्रीपिंग हंगर में स्टोर्ड पेपर एंजल यूज नहीं कर पाया, जो टारगेट की स्पिरिचुअल इंट्यूशन डिस्टर्ब कर सकता था। इस वजह से उसका एम्बुश फेल हो गया था। तब तक ओफ स्टेयरकेस की लास्ट स्टेप्स क्रॉस कर चुका था और बड़े स्ट्राइड्स में एंजो की तरफ भाग रहा था, जो अभी खड़ा हुआ था। एंजो का माइंड इंस्टेंटली रिएक्ट हुआ। डॉज करने की जगह उसने निम्बल मूवमेंट से बॉडी साइड में घुमा ली और सिंपल अटैक अवॉइड कर दिया। उसने तुरंत गन निकाली, एम किया और बैंग, ओफ के चेस्ट में गोली लगा, खून बाहर निकलने लगा और ओफ 1 सेकंड के लिए स्टैगर करके गिर गया। उसकी ब्रीदिंग रैपिडली वीक होने लगी और क्लाइन ने इसी शॉर्ट ओपनिंग का यूज किया। उसका बॉडी वैनिश हुआ और नेक्स्ट सेकंड डायरेक्टली टारगेट के सामने अपीयर हो गया, मतलब उसका एस्केप रूट ब्लॉक कर दिया काइंड ऑफ। एंजो को एक स्ट्रेंज प्रीमोनिशन फील हुई। उसने इमीडिएटली अपनी आंखें ब्लाइटली बंद कर ली। उसे पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फेट पाथवे से मिड सीक्वेंस बियॉन्ड होने की वजह से अपनी इंट्यूशन फॉलो करना उसकी इंस्टिंक्ट थी। उसके तुरंत बाद एंजो ने डायरेक्शन रैपिडली चेंज करनी शुरू की। वो ब्लाइंडली दूसरी स्ट्रीट की तरफ भागने लगा, रिलाइंग कंप्लीटली ऑन हिज स्पिरिचुअल इंट्यूशन। लेकिन हर बार उसके सामने वही ब्लैक सूट और हाफ टॉप वाला आदमी आ जाता था, क्लाइन मोरेटी। क्लाइन का फिगर हर डायरेक्शन में डिसअपीयर और अपीयर हो रहा था, जैसे वो इनसेन स्पीड से एंजो के अराउंड रन कर रहा हो। बार बार उसका पाथ ब्लॉक कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था। चाहे एंजो बियॉन्ड द पावर्स यूज करे या ना करे, जहां भी मुड़ता उसके सामने वही ब्लैक सूट और हाफ टॉप हैट पहना वाला फिगर होता। एक मोमेंट के लिए आंखें बंद रख के एंजो को लगा जैसे वो एक इंसान नहीं, पूरी ग्रुप ऑफ एनिमी से फाइट कर रहा हो। ट्रैवलर पाथवे सच में ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जैसे कोई इंसान सराउंडेड हो। अच्छी पावर है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर एंजो सडनली झटके से रुक गया। उसकी मूवमेंट स्लो होने लगी, जैसे उसके माइंड और जॉइंट्स ग्लू भर दिए गए हो उसके अंदर, मतलब गोंद भर दिया गया हो। देखो ट्रैवलिंग की जो पावर है वो मैरियनेटिस्ट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बो बनाता है। क्लाइन टेलीपोर्ट करते वक्त कंटिन्यूअसली एंजो से एग्जैक्टली 10 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था और सीक्रेटली उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर रहा था। और एंजो भी समझ गया कि ये बंदा अटैक नहीं कर रहा, बस मेरे आसपास घूम रहा है, सिर्फ मुझे ब्लॉक कर रहा है, मतलब नाइट हॉक्स का वेट कर रहा है क्या, लेकिन ये लग नहीं रहा नाइट हॉक्स का है, कुछ और ये कर रहा है। अब आंखें बंद रखे एंजो का दिल कहीं ना कहीं टाइट हो गया। अचानक उसका पैर एक रॉक पे पड़ा और बैलेंस उसका लूज हो गया। वो हेवीली ग्राउंड पे गिरा और उसका रिवॉल्वर कुछ मीटर दूर उड़ गया। पेन और शॉक ने एंजो को सप्रेस्ड स्टेट से बाहर निकाल दिया। उसकी बॉडी की फ्लूइडिटी वापस आ गई। एंजो ऐसे एक्सीडेंट्स का आदत रखता था क्योंकि विनर होने की वजह से वो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स का एडवांटेज लेकर अक्सर विक्ट्री हासिल करता था। देखो अभी वो उसका स्पिरिट बॉडी थ्रेड कंट्रोल होने लग गया था, तो गिर गया, वापस से अपने होश में आ गया अच्छा से, वरना हल्का सा स्लो होने लगा था। बोला था ना गोंद बढ़ गया था, गम जैसा उसके बोन्स में ऐसा फील हो रहा था उसको। एनीवेज एंजो अब वापस से ठीक हो चुका है एकदम, तो वो बिना हेजिटेट किए स्ट्रीट के एंड की तरफ भागने लगा ताकि फेंस क्रॉस करके सी में जंप कर सके। उसे लग रहा था फेट उसके लिए एस्केप अरेंज कर देगी, लेकिन उसी वक्त उसके माइंड में एक और सीन फ्लैश हुआ। उस सीन में वो वायलेंटली कफ कर रहा था, इतना कि प्रॉपर्ली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एलमेंट्स, एनिमी मुझे डिजीज इन्फेक्ट कर सकता है ऐसा एंजो सोचा। अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे यहाँ रोक रहा है ताकि अननोटिस तरीके से एलिमेंट स्प्रेड कर सके। एंजो का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर सडनली उसे स्ट्रॉन्ग डिलाइट फील हुई। उसके ग्रीन एसेंस रिंग में प्रिमोडियल मून बिलीवर की पावर थी। एक्टिवेट करने पे वो नॉर्मल एलिमेंट्स और इंजरीज इजीली हील कर सकती थी। ये लक है। अब एंजो यहाँ प्रिटेंड करता है एज इफ मतलब वो एयर में इन्फेक्शियस एलिमेंट नोटिस नहीं किया है। उसने पाम्स में फोर्स लगाया और प्री डिटरमिन्ड रूट फॉलो करते हुए फेंस की तरफ लंच किया। सिर्फ 2 स्टेप बाद ही वो सडनली कफ करने लगा और इनवॉलेंटरली स्लो हो गया। इस बार कफिंग यूजुअल तरह काम नहीं थी, वो और वायलेंट होती गई, जैसे
से लंग्स ही बाहर आ जाएंगे। तभी क्लाइन का फिगर फ्लैश हुआ और वो एग्जैक्टली टारगेट के पीछे अपीयर हो गया, फिर भी 10 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। इसी मोमेंट एंजो ने आर्म स्प्रेड की और इनविजिबल वेव्स उसके बॉडी से बाहर निकली। वो एक प्योर साइकी स्टॉर्म जैसा था जो आसपास के सारे स्पिरिट बॉडीज को हिट कर रहा था, साथ में इंटेंस ड्राउजीनेस और कैलामिटी फीलिंग लाते हुए। क्लाइन को भी डेंजर का प्रीमोनिशन हुआ। जैसे ही एंजो ने आर्म स्प्रेड किए, क्लाइन ऑलरेडी वैनिश होकर स्टीप स्टेयरकेस के मिडिल सेक्शन में अपीयर हो चुका था। आंखें बंद रख के एंजो ने रियलाइज किया कि डिजायर्ड इफेक्ट अचीव नहीं हुआ। उसने अटैक करने का आइडिया छोड़ दिया और सीधा फेंस की तरफ भागने लगा। उसे स्ट्रॉन्ग हंच थी कि अगर वो थोड़ा और डिले हुआ तो नाइट हॉक्स पहुंच जाएंगे और सिचुएशन क्योटिक हो जाएगी। और एक फॉर्मर लकी वन और विनर के लिए जितनी ज्यादा क्योस होगी उतने ज्यादा एस्केप चांसेस बनते हैं। मतलब अगर नाइट हॉक्स यहाँ आ जाते हैं तो एंजो के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शायद नाइट हॉक्स उस बंदे से लड़ने लगे, मतलब क्लाइन से, एंड एंजो भाग जाए। इसी वक्त डायरेक्शन रिपीटेडली चेंज करते हुए वो दोबारा ऑफ के पास से गुजरा जिसके चेस्ट में गोली लगी थी। ऑफ के लेफ्ट फिंगर पर रूबी वाला गोल्डन रिंग चमक रहा था। सडनली ब्लड रेड लाइट फ्लैश हुई और ऑफ की इंजरीज हील होने लगी। वो इंस्टेंटली बाउंस करके खड़ा हुआ और मुंह खोलकर एंजो को बाइट करने लगा। उसकी टंग सब्सटेंस लूज करके फ्लैश और ब्लड का ब्लॉब बन गई। एंड दिस वाज द पावर ऑफ फ्लावर ऑफ ब्लड। जी हाँ दोस्तों, ऑफ ने फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहना हुआ था जो क्लाइन को मिस्टर एक्स से मिला था, याद है ना? ये रिंग वेयरर को कभी कभी रैशनैलिटी लूज करके बीस्ट बना देती है। दूसरी तरफ ये बॉडी को डीप लेवल पे कंट्रोल भी कर सकती थी। जब तक इंस्टेंट डेथ या टोटल प्यूरिफिकेशन ना हो, वेयरर किसी भी इंजरी से हील कर सकता था। साथ ही इसमें फ्लैश और ब्लड मैजिक भी थी। मैरिनेट्स के लिए ये परफेक्ट मिस्टिकल आइटम था। क्लाइन जब न्यू मैरिनेट ढूंढने निकला था तब उसे नहीं पता था कि टारगेट किस पाथवे या सीक्वेंस का होगा, इसलिए उसने फुल प्रिपरेशंस की थी और ऑफ को फ्लावर ऑफ ब्लड रिंग पहना दिया था। बाहर से देखने पे लगता था कि क्लाइन मेन अटैकर है और मैरिनेट सेकेंडरी सपोर्ट, लेकिन एक्चुअली में यहाँ ऑपोजिट था। ओफ वाज द मेन अटैकर और क्लाइन वाज डिस्ट्रैक्शन कर रहा था। तो जैसे ही एंजो ओफ के पास से गुजरा, उसके नी में स्टैबिंग पेन फील हुई, जैसे पहले गिरने से माइनर इंजरी हो गई थी। ये थॉट आते ही वो इंस्टेंटली क्राउच हो गया और एक फिगर उसके हेड के ऊपर से मिस कर गया। देख रहे हो लकी लोग को कैसे कैसे प्रीमोनिशन आ जाते हैं और वो बच जाते हैं। इंजरी फील हुआ, झुक गया, ऊपर से अटैक निकल गया। ओफ का सडन अटैक फिर भी विनर के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ। मतलब समझ रहे हो, विनर लोग बहुत तेज है भाई। एंजो स्माइल करने ही वाला था और दोबारा भागने लगा, तभी उसे एक और प्रीमोनिशन फील हुई। उसने सबकॉन्शियसली कर्ल अप करके अपने वाइटल स्पॉट्स प्रोटेक्ट कर लिए। उसी सेकंड ऑफ का बॉडी स्वेल हुआ और साइलेंटली एक्सप्लोड हो गया। फ्लैश और ब्लड का स्टॉर्म पूरे एरिया में स्प्रेड हो गया और बार बार एंजो को हिट करने लगा। क्लाइन ने पहले से ही एक और प्रिपरेशन की थी। क्रीपिंग हंगर की म्यूटेटेड पावर यूज करके उसने ऑफ के बॉडी में फ्लैश बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। क्लाइन की आवाज के साथ रूबी वाला गोल्डन रिंग स्ट्रीट के स्टोन्स पर गिर गया। अगले सेकंड क्लाइन का फिगर एंजो के साइड में फ्लैश हुआ। उसने लेफ्ट पाम उठाई जो पिच ब्लैक हो गई थी, जैसे ब्लैक ग्रैन्यूल से बनी हो, मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ क्रीपिंग हंगर। फिर उसने करप्शन से भरा एक वर्ड बोला, स्लो। अब एंजो लकी है, ठीक है, तो वो ज्यादा जितना भी डैमेज हो सकता था वो अवॉइड ही कर लिया। लेकिन उसका जो थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था बॉडी, वो सडनली स्टिल तो हो गया। उसकी स्ट्रगलिंग मूवमेंट स्लो होने लगी। उसके तुरंत बाद पेन की वजह से उसकी आंखें खुल गई और उनमें ब्लैक सूट और हाफ टॉप पहना हुआ फिगर रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब क्लाइन। एंजो ने ट्रैजिक स्क्रीम निकाली और दोनों हैंड से अपनी आईज कवर कर ली। उसके फिंगर्स के गैप से ब्लड बहने लगा। मॉन्स्टर, क्या पावर है ये, ठीक है। तो अपने रिदिंग टारगेट को देखकर क्लाइन ने आईब्रोज रेस किए। वो कंटिन्यूअसली स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर रहा था और क्विकली इनिशियल कंट्रोल अचीव वापस किया। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जो प्रोसेस को इंटरप्ट कर सके। हाफ क्रेजी स्टेट में बॉडी पर स्केल्स ग्रो करते एंजो के पास रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची थी। क्लाइन स्मूथली कंट्रोल को डीपन करता गया। थोड़ी देर बाद एंजो सडनली खड़ा हो गया और बॉडी से निकली स्नेक लाइक स्केल्स वापस डिसअपीयर हो गई। मतलब कि जो क्लाइन पोजीशन कर रहा था इनिशियल कंट्रोल के बाद लड़ के, वो कहीं ना कहीं क्लाइन का एक्टिवेट हो गया। और आपको पता है जब क्लाइन किसी को मैरिनेट बना लेता है, जो कि वो यहाँ बना लिया, फुली मैरिनेट बना चुका है, तो फिर क्या होता है, वो इंसान खत्म हो जाता है। हाँ, एंजो चेस्ट पे हाथ रख के क्लाइन को बाउ किया, फिर साइड में जाकर रूबी वाला गोल्डन रिंग उठाया। उसने उसे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहन लिया। अब वो उसके दूसरे हैंड वाले एमरल्ड रिंग के साथ मैच कर रहा था। ये है क्लाइन का न्यू मैरिनेट एंजो। इसकी क्या पावर्स है, ये कौन से पाथवे का है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। ये पाथवे तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक, बट पावर्स भी बताऊंगा क्या क्या पावर्स है। बट फॉर नाउ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइन यहाँ एंजो से जितने भी यहाँ फ्लैश रेमिनेंट्स थे और जितने भी ट्रेसेस थे सब कुछ क्लीन करवाता है। सब कुछ खत्म करने के बाद वो अपने मैरिनेट के साथ शैडोज में चला गया और क्विकली यहाँ से वैनिश हो गया। देन थोड़ी देर बाद इस जगह पे लेनर्ड और डैली आते हैं और डैली फिर से ऐसे हाथ करके यहाँ के स्पिरिट से बात करती है और बोलती है यहाँ गन शॉट हुआ है, वेपन ड्रॉप हुआ है, लड़ाई हुई है और एंजो जो था जिसको हम ढूंढ रहे थे वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। तो आखिर ये काम किया कौन? देखो, एंजो इनके सस्पेशन के हिसाब से सीक्वेंस 5 था या एटलीस्ट सीक्वेंस 6 तो था, और उसको अगर कोई इतनी जल्दी निपटा दिया तो वो डेमिगॉड ही होगा।
नहीं है डेमिगॉड, क्लाइन मोरेटी है अपना। साथ ही वो जो भी बियॉन्डर था उसके पास एंटी डिविनेशन की अच्छी पावर थी। अब लेनर्ड यहाँ अपने ओल्ड मैन से पूछ रहा था चुपचाप कि अरे तेरे को कुछ पता चला क्या, यहाँ क्या हुआ है? और बुड्ढा कहता है तुम्हें एक ट्रैजिक स्क्रीम सुनाई देनी चाहिए थी और उसी को यूज करके तुम्हें अपनी परसूट की डायरेक्शन करेक्ट करना चाहिए था। वो स्क्रीम एंजो ने निकाली थी। लगता है उसने कुछ इतना टेरिफाइंग और इनडिस्क्रिबल देख लिया था जो डायरेक्टली उसके सोल बॉडी को डैमेज और करप्ट कर सकता था। हाँ, बुड्ढा भी कुछ तो बात बोल रहा है, उतना सही नहीं बोल रहा लेकिन कुछ तो बोल रहा है। दूसरी तरफ क्लाइन को मिल चुका है एंजो, जो कि उसका न्यू मैरिनेट है, एंड क्लाइन उसके साथ अपना इन में आ चुका है। एंड एंजो है मॉन्स्टर पाथवे से। ऑफ कोर्स ये सिनोर जितना स्ट्रांग नहीं है लेकिन अच्छा मैरिनेट मिला है। क्लाइन सोचता है कि इसके बियॉन्ड सीक्वेंस को देखकर लगता नहीं कि ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का कोर मेंबर है, लेकिन इसका सीक्वेंस लो भी नहीं है, सीक्वेंस 5 है बंदा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो जरूर रही होगी। और इसका ये भी मतलब है कि अगर क्लाइन ने डिस्गाइज नहीं किया तो रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्लाइन को टारगेट करना, क्योंकि वो लोग एंजो को पहचानते हैं, तो एंजो का रूप बदल के क्लाइन को रखना होगा। लेकिन सोचा जाए तो क्लाइन इसे बेट की तरह भी यूज करके एक और रैथ को हुक कर सकता है और उसको अपना नया मैरिनेट बना लेगा, क्योंकि एक जो था ऑफ हो तो गया। जब टाइम आएगा तो ये अकेला चलेगा और क्लाइन 200 मीटर दूर छुप कर वेट करेगा, मतलब जो बेट करेगा उसको, एंड मतलब समझ रहे, एक नए बंदे को बनाएगा मैरिनेट। नहीं, ये करना सही नहीं होगा, ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है कि नहीं, थोड़ा सा चिल करना है, क्योंकि सदर्न कंटिनेंट रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक्टिव एरिया है। अगर क्लाइन अपनी लोकेशन एक्सपोज कर दिया तो मदर ट्री ऑफ डिजायर बहुत, मतलब जितना इंपॉर्टेंस क्लाइन को वो देती है उस हिसाब से सिर्फ सेंट ही नहीं, शायद एंजल भी क्लाइन को खत्म करने के लिए भेज देगी। हाँ, बेटर ये होगा कि क्लाइन इस मैरिनेट को डिस्गाइज करके ही रखे, किसी को पता ना चले कि ये एंजो है। और फेसलेस है ना क्लाइन, तो डिस्गाइज करने में तो एक्सपर्ट है, कर देगा आराम से। और हाँ, उसके बाद क्लाइन को एक और अपना नया मैरिनेट अब ढूंढना होगा, मिस्टिकल मेथड्स यूज करेगा, देखा जाए। और तब तक शायद डैनिश जो इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहा है वो भी खत्म हो जाए और शायद मिस्टर अजिक भी क्लाइन को ढूंढ ले, वो मिस्टर अजिक से भी मिल जाए। तो लेट्स वेट, पहले इस मैरिनेट को देखते हैं। तो हाँ, मैंने बता दिया ये फेट पाथवे से है, मॉन्स्टर्स है ऑफ कोर्स, और ये सीक्वेंस 5 का विनर है। इस पाथवे का सीक्वेंस 9 मॉन्स्टर होता है। वो लोग होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत हाई होती है। वो अक्सर ऐसी आवाजें सुन लेते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते और ऐसी चीजें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। इसी वजह से वो कभी कभी फ्यूचर की ग्लिम्सेस देख पाते हैं और डेंजर को शार्पली सेंस कर पाते हैं। इस सीक्वेंस के बियॉन्डर्स अक्सर इनलाइटनमेंट जैसे स्टेट में चले जाते हैं और अजीब इनडिसाइफरेबल वर्ड्स मटर करते हैं, इसलिए लोग उन्हें एक्चुअल मॉन्स्टर्स मानते थे। सीक्वेंस 8 इसका होता है रोबोट। उसमें बियॉन्डर्स को टेरिफाइंग कैलकुलेशन स्किल्स और प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हेवीली इनहैंस्ड हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्लोज कॉम्बैट और शूटिंग में टैलेंटेड बन जाते हैं। साथ ही उन्हें डिविनेशन और एंटी डिविनेशन पावर्स भी मिलती है। और सीक्वेंस 7 होता है लकी वन, और लकी वन के बियॉन्डर्स पावर डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली लकी इवेंट्स इनकाउंटर करते हैं, जैसे रोड पर पैसे मिल जाना, एनिमीज का शॉट्स मिस कर जाना, डाइस रोल फेवर में आ जाना, या जिस वुमेन को वो पसंद करते हैं उसका भी उन्हें पसंद करना। लेकिन उनकी लक फिक्स्ड नहीं होती, कभी कभी वो इंसेनली लकी होते हैं, कभी बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान जैसे होते हैं, इसलिए वो लक फुली रिलायबल नहीं होती है एंड एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल नहीं रखनी पड़ती है। अब सीक्वेंस 6 आता है कैलामिटी प्रीस्ट। उसमें बियॉन्डर्स एक तरफ पैसिव कैलामिटीज फेस करते हैं, लेकिन वो पहले से उन्हें फोरसी करके प्रिपेयर भी कर सकते हैं ताकि वो डैमेज कम हो जाए। दूसरी तरफ वो एक्टिवली कैलामिटीज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एनिमीज को उसमें ड्रैग कर सकते हैं। फिर अपनी लक का एडवांटेज लेकर वो केओस के बीच अटैक करके बच सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं सामने वाले को। सिंपल वर्ड्स में वो ओपोनेंट्स को एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में खींच लेते हैं जहां उनकी ओन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। बहुत से कैलामिटी प्रीस्ट्स अपने पैसिव डिजास्टर्स को भी एनिमीज पे अटैक करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही वो साइकी स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकते थे। अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से वो डायरेक्टली ओपोनेंट के सोल बॉडी को इफेक्ट करके उन्हें डिजी या मेंटली अनस्टेबल भी बना देते हैं। और एक बार एनिमी स्टेट में चला जाए तो उससे मिस्टेक करवाना बहुत आसान हो जाता है। फिर कैलामिटी स्नोबॉल होती रहती है और इवेंचुअली उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड देन वी हैव सीक्वेंस 5 विनर, ठीक है, जिसमें बियॉन्डर्स अपनी लक को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो सेल्फ रेस्ट्रेंट से ह्यूज अमाउंट ऑफ लक एक्यूमुलेट करते हैं और क्रिटिकल मोमेंट्स में लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर्स को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देते हैं। कभी कभी उन्हें एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी बेनिफिशियल सिचुएशन में भी मिल जाती है, जैसे किसी और की गलती से इनहेरिटेंस मिल जाना, फनी तरीके से चलने की वजह से ऑपोजिट सेक्स का अटेंशन मिल जाना, या एनिमीज का चेज करते वक्त स्टूपिडली लॉस्ट हो जाना। इस लेवल पे फेट पाथवे के बियॉन्डर्स का फोरसाइट बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। डिविनेशन हो या एंटी डिविनेशन, वो मिस्टिसिज्म एक्सपर्ट्स माने जाते हैं और वो अपने एनिमीज को बैड लक भी दे सकते हैं, उनकी लक को खराब करते हुए। अब ये सब सोच के क्लाइंट सोच रहा है कि देखो इस पाथवे में अटैक नहीं है लेकिन लक का पूरा भरा हुआ है और ये लोग एक्सट्रीम है, ठीक है, ये लोग किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं, पता नहीं कैसे मैंने ही निपटा दिया इसे। ये सीयर लोग जब पूरा प्लानिंग करके आते हैं ना तो किसी को भी निपटा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी ऑफ फेट डोमेन को छोड़कर इनके पास ऑलमोस्ट 0 बियॉन्डर पावर्स है। इवन फिजिकल एनहांसमेंट और कैलकुलेशन स्किल्स भी रोबोट सीक्वेंस में ही मिलती है। उसके बाद के एडवांसमेंट्स भी लिमिटेड इंप्रूवमेंट्स देते हैं। मतलब वही बात है कि प्रॉपर ऑफेंसिव या डिफेंसिव एबिलिटीज नहीं है, जो हाल काइंड ऑफ सीयर का भी है। थोड़ी बहुत एडवांसमेंट क्लाउन वाले में मिली थी, उसका फिजिकल तो ऐसा ज्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन लक है भैया। तो देख रहे हो ये जो 22 बियॉन्ड पाथवेज होते हैं, मतलब बहुत
अलग अलग सब पाथवे होता है, और कहीं ना कहीं ये जो पाथवे है मॉन्स्टर वाला वो सबसे स्पेशल पाथवे में से एक आता है, क्योंकि भले उतनी फिजिकल पावर नहीं है लेकिन देख रहे लक वाली चीज अच्छी मानी जाती है। बाकी पाथवेज के नेबरिंग पाथवेज का आइडिया भी मिल जाता है, राइट, लेकिन मॉन्स्टर पाथवे काफी आइसोलेटेड लगता है, जैसे ये नेचुरली लोनली हो। शायद जो पाथवे फेट पर फोकस करता है उसका लोनली होना ही डेस्टिनी है। क्लाइंट साइलेंटली ये सब सोचता रहा और अपनी मैनेट को उसे यूज करने के कुछ आइडियाज उसके माइंड में आए। ऑफ कोर्स क्लाइंट को ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन भी करनी थी। उसे देखना था कि बियॉन्डर की एक्चुअली डेथ के बाद भी पैसिव गुड लक और कैलेमिटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर वो पावर्स अभी भी एग्जिस्ट करती हुई निकली तो क्लाइंट को कॉन्स्टेंटली कैलेमिटीज का सामना करना पड़ेगा। कंपैरिजन में एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर जो था वो मैनेट के रूप में ज्यादा बेटर था। कुछ भी करो सेनोर की याद तो आती है, याद तेरी आएगी, ठीक है, बड़ा अच्छा था। ट्रैवल करना भी इजी था, कॉइन में छुपा के रख लो, वरना यहाँ तो अगर तुमको ट्रैवल करना अपने मैनेट के साथ तो उसका भी टिकट खरीदो। वो कहते हैं ना चीजों की वैल्यू आपको तभी समझ में आती है जब आप उसे खो देते हो। सेनोर माय फेवरेट। एनीवेज तो क्लाइंट यहाँ मॉन्स्टर पाथवे के ट्रेड्स को देखकर उनके मिड और लो सीक्वेंस बियॉन्डर से डील करने के कुछ इफेक्टिव मेथड्स भी सोच लिया। पहला, उन्हें सरप्राइज में डायरेक्टली अपना फेस दिखाओ। वो ग्रे फॉग या कुछ और टेरिफाइंग इमेज देख लेंगे जिसकी वजह से उनका माइंड कोलैप्स होने लगेगा और बॉडी डैमेज होगी। ऑलमोस्ट वो कंट्रोल लूज होने तक चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग देख सकते हैं वो चीज जो नॉर्मल बियॉन्डर्स नहीं देख सकते। दूसरा, कोई स्पेशल आइटम यूज करो जो उन्हें वो चीजें देखने और सुनने पे मजबूर करे जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। इसके लिए क्लाइंट के पास एक ब्लड क्रिस्टल था जो एक हाई लेवल डेविल से मिला था, उसमें ब्लैथरस ऑरा थी। और तीसरा, उन्हें प्रोवोक करो ताकि वो तुम्हें बैड लक देने की कोशिश करे, फिर इंटेंशनली अनलकी एक्ट करके काउंटर अटैक का चांस लो। ये सब सोचते हुए क्लाइंट ने मैरिनेट से उसके पॉकेट्स एम्प्टी करवाए। उसमें कुछ 35 पाउंड थे, 10 सोली 7 पेंस, और हाँ एक लेदर वॉलेट भी निकला, उसमें पैसा होगा ना। वॉलेट के अंदर बाहर फ्लावर और एक नाम एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ था, ऑफ कोर्स एंजो लिखा हुआ था और प्योर हैंडक्राफ्टेड लग रहा था। तो हाँ, इसका नाम एंजो है, क्लाइंट ये समझ गया। क्लाइंट ने मैरिनेट को एक ग्लांस दिया, फिर उसकी राइट हैंड की एमरल्ड रिंग की तरफ देखा। डिविनेशन से पता चला कि रिंग का नाम है ग्रीन एसेंस। उसका एक ही इफेक्ट था, नॉर्मल एलिमेंट्स और सीरियस ना होने वाली इंजरीज को हील करना, और इस वजह से उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत माइनर थे। वो बस मॉस्किटोज यानी मच्छर होते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करती थी। एनीवेज क्लाइंट तो उसको थोड़ी पहनने वाला, वो एंजो ही पहना रहेगा, उसका मैरिनेट, और ज्यादा कुछ था नहीं एंजो के पास। और ऐसे भी मॉन्स्टर पाथ के जो बियॉन्डर्स होते हैं वो ज्यादा मिस्टिकल आइटम्स पहनते भी नहीं है, और अगर पहनते भी हैं तो बस एक या दो, वो भी लो लेवल आइटम्स। तो क्या ये भी फेट का ही पार्ट है? क्लाइंट सोचते हुए एंजो को देखने लगा जो वॉल को ब्लैंकली स्टेयर कर रहा था। तब उसके अंदर एक अर्ज राइज हुई। वो अपने मॉन्स्टर पाथ में मैरिनेट को यूज करके खुद को देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। क्या क्लाइंट को खुद को देखना इस तरह से डेंजरस होगा? क्या क्लाइंट खुद को देखकर कंट्रोल तो लूज नहीं कर पाएगा ना? नहीं। डिंजन सिटी में एडिमिसॉल ने भी क्लाइंट को डायरेक्टली देखा था जब वो सिर्फ सीक्वेंस 9 था, याद है? वहां पे एक पगला जैसा था। तो उस वक्त उसकी आंखों से ब्लड निकला था और वो कुछ टाइम पेन में रहा था, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। क्लाइंट तो अब उस वक्त से काफी स्ट्रॉन्गर हो गया है, लेकिन विनर एंजो भी अभी क्लाइंट को देखकर इंस्टेंटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। उसका रिएक्शन डिविनिस ऑफ डिस्पेयर पैनेटिया के पार्शियल मिथिकल क्रीचर फॉर्म को देखने जैसा था। तो हाँ, ग्रे फॉग के ऊपर इसकी डेफिनेशन करी जाए? नहीं करते हैं, उसमें ग्रे फॉग खुद इन्वॉल्व है, तो रिजल्ट यहाँ डेफिनेटली इंटरफेयर हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में अपनी खुद की डिविनेशन पावर यूज करनी चाहिए क्लाइंट को। क्लाइंट ने एक गोल्ड कॉइन निकाला, उसे फिंगर्स के बीच घुमाने लगा। कुछ देर बाद कॉइन हवा में बाउंस हुआ और वापस क्लाइंट के पाम में गिर गया। मतलब वो कॉइन डिविनेशन किया है। और इसमें आता है हेड्स। हेड्स का मतलब था कि मैरिनेट की आई से अगर क्लाइंट खुद को देखता है तो मतलब देख सकता है, कुछ खास डेंजर नहीं होगा। ऐसे में क्लाइंट तुरंत यहाँ स्पिरिचुअलिटी वाली वॉल बनाता है, देन क्रीपिंग हंगर को ग्रे फॉग के ऊपर डाल देता है। क्यों? क्योंकि ग्लव जो है ना वो क्लाइंट को ही कहीं ना खा जाए, क्योंकि क्लाइंट इसको हमेशा भूखा ही रखता है, याद है ना? क्रीपिंग हंगर को रोज एक इंसान को खाना है और क्लाइंट इसको उतना खाना तो देता नहीं है, तो कहीं क्लाइंट मुसीबत में फंसा तो क्रीपिंग हंगर उसे ही ना खा ले, तो इसके लिए क्रीपिंग हंगर को ग्रे फॉग के ऊपर फेंक दिया। फिर क्लाइंट फ्लावर ऑफ ब्लूम को एंजो से लेकर अपने खुद पहन लेता है, ताकि अगर सीरियस कुछ फिजिकल डैमेज क्लाइंट को होता है तो क्लाइंट उसे रिकवर कर सके। फिर यहाँ क्लाइंट पेपर पे लिख दिया कि याद रखना होगा कि ये सब होने के बाद क्लाइंट को रिंग निकालना भी है, क्योंकि फ्लावर ऑफ ब्लूम से अगर मतलब इंटेलिजेंस लोअर हो जाती है क्लाइंट की, जो कि उसका एक साइड इफेक्ट है, तो लोअर इंटेलिजेंस की वजह से क्लाइंट अगर इसको निकालेगा ही नहीं तो मुश्किल वाली बात है। तो हाँ, एक जगह पेज पे लिख के रख दिया है, एक विजिबल क्यू मिल गया, अच्छी बात है। तो सब कुछ सेटअप क्लाइंट कर चुका है कि कुछ गड़बड़ भी हुआ ना तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। और इसके बाद क्लाइंट एंजो की नजर से खुद को देखता है। विनर एंजो के आईज के थ्रू सबसे पहले एक थिन ग्रेश व्हाइट फॉग दिखता है जो हर तरफ स्लोली स्प्रेड हो रही थी। उस फॉग के बीच एक डैजलिंग डोर ऑफ लाइट था जिसमें ब्लूइश ब्लैक टेंट मिक्स था। वो डोर काउंटलेस स्फेरिकल लाइट से बना हुआ था और हर स्फेरिकल लाइट के अंदर स्क्विर्मिंग मैगट्स थे। कुछ ट्रांसपेरेंट थे, कुछ ट्रांसलूसेंट थे और उन पे कॉम्प्लिकेटेड और इनडिस्क्राइबेबल सिंबल्स और पैटर्न्स बने हुए थे
जिनमें डीप मीनिंग्स छुपी हुई लग रही थी। क्लाइंट एक्चुअल डिटेल्स प्रॉपर्ली देख भी नहीं पाया था कि उसका माइंड सडनली बज करने लगा और वो इंस्टेंटली बेहोश हो गया। फिर पता नहीं कितने टाइम बाद वो मतलब धीरे धीरे होश में आता है और कुछ मोमेंट्स के लिए उसकी मेमोरी काइंड ऑफ ब्लैंक थी। उसे ऑलमोस्ट लगा जैसे वो सीधा सुबह तक सो गया हो। क्लाइंट ने हाथ का सहारा लेकर उठने की कोशिश की और तब रियलाइज हुआ कि वो जमीन पे गिर चुका था। क्लाइंट की नजर उसी वक्त साइड में खड़े एंजो पे पड़ती है और इंस्टेंटली बहुत सारे सीन्स ऑफ वॉइसेस उसके दिमाग में फ्लड की तरह वापस आ गए। हाँ, क्लाइंट कर क्या रहा था? वेल, वो मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर की नजर से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसके बॉडी में एग्जैक्टली क्या स्पेशल है। लगता है एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से क्लाइंट तुरंत बेहोश हो गया था। उसे वेगली एक पेनफुल स्क्रीम भी याद आ रही थी। शायद वो स्क्रीम उसकी खुद की ही थी। क्लाइंट के शरीर पे एक ब्लडी वुंड भी था जो कि बहुत तेजी से हील हो रहा था। इसके कारण काफी खून भी आसपास गिरा था एंड अच्छा हुआ क्लाइंट रिंग को पहन लिया था जिसकी वजह से वो हील हो गया, वरना जितना खून निकला शायद समाप्ति ही हो जाता। जिस स्पीड से वुंड रिकवरी चल रही थी, क्लाइंट अंदाजा लगा लिया कि मोस्टली वो 1 मिनट से ज्यादा बेहोश नहीं रहा है। हाँ, इसके बाद क्लाइंट चेयर पे बैठता है। चेयर पे बैठते हैं उसको नोट दिख गई कि भैया रिंग उतारना है। अच्छा किया नोट लिख दिया था क्योंकि ये बात क्लाइंट कंप्लीटली भूल चुका था। तो हाँ, वो रिंग को तुरंत उतारता है एंड देन मतलब फ्लावर ऑफ ब्लूम को जो है ना, जो रिंग था वो एंजो को पहना देता है। वैसे यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर फ्लावर ऑफ ब्लूम का साइड इफेक्ट यह है कि आपको थोड़ा डम्ब बनाता है, तो क्या आपको वो इतना डम्ब बना सकता है कि आप पढ़ लिख भी ना सके? तो नोट जो क्लाइंट छोड़ा था, हो सकता है क्लाइंट को पढ़ भी नहीं पाता। तो हाँ, इस सेंस में क्लाइंट काइंड ऑफ लकी हुआ, उतना डम्ब नहीं हुआ था। देन क्लाइंट ट्रीटमेंट वगैरह एंजो की मदद से खुद से ट्रीटमेंट लिया एंड नाउ ही इज ओके। अब जबकि क्लाइंट थोड़ा रिलैक्स कर सकता है तो क्लाइंट सोचना शुरू किया कि एग्जैक्टली वो देखा क्या था। वो देखा था एक ब्लूइश ब्लैक पेंट वाला डोर ऑफ लाइट, काउंटलेस स्फेरिकल लाइट्स, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मैगट्स के क्लस्टर्स और ऐसे सिंबल्स और पैटर्न जो मिस्टिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, एज इफ उनके अंदर कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज छुपी हुई है, लेकिन देखने वाले को कोई डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता है। तो ये सब एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस का कोई स्पेशल मिथिकल क्रीचर फॉर्म है? क्या ये किसी सीक्वेंस जीरो ट्रू गॉड से रिलेटेड चीज है? ग्रे फॉग की फिल्टरिंग की वजह से शायद सिर्फ फेट पाथवे के बियॉन्डर से इसे डायरेक्टली देख पाते हैं और उस विजुअल इंपैक्ट और करप्शन को सफर करते हैं, और शायद इसी स्क्रीनिंग की वजह से वो लोग डायरेक्टली ब्रेक डाउन भी नहीं करते, वरना किसी डेटी को डायरेक्टली देखने जैसा इफेक्ट होता। साथ ही उन्हें कोई एक्चुअल नॉलेज भी रिसीव नहीं होती। अब वो जो डोर ऑफ लाइट था वो अप्रेंटिस पाथवे के चेयर के पीछे वाला सिंबल है ना, वैसा लग रहा था। शायद उसका कनेक्शन मिस्टर डोर से भी हो सकता है। काउंटलेस टैग्ड स्फेरिकल लाइट्स उसकी कॉगिटेशन स्टेट से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रही थी, और कॉगिटेशन का कॉन्सेप्ट तो अर्थ के कुछ नोवेल में डिस्क्राइब किए गए मिथिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस था। क्या उसके सबकॉन्शियस ने ऑटोमेटिकली सबसे रेलेवेंट मेमोरी चूज करके ये सीन फॉर्म किया, या फिर ग्रे फॉग के सीन के एक्सप्रेशन उसकी ओन इंटरप्रिटेशन या इन्फ्लुएंस होती है? वो डिस्टॉर्टेड ट्रांसपेरेंट मैगट्स हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज में पीक और जाइगेंटिक थ्रोन वाले मैगट क्लस्टर जैसे भी लग रहे थे, लेकिन उनमें कुछ टाइनी डिफरेंसेस थे। तो क्या वो सीयर पाथवे का सीक्वेंस 0 द फूल रिप्रेजेंट करते हैं? और ट्रांसलूसेंट वाले मैगट्स को तो वो प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाया, इसलिए कुछ क्लियरली कंक्लूड करना मुश्किल था। साथ ही वो ब्लूइश ब्लैक कलर बार बार उसे मिस्टीरियस स्पेस के डीप इनएक्सेसिबल पार्ट की याद दिला रहे थे। मतलब जब वो स्टेयरकेस ऑफ लाइट के हाईएस्ट स्टेप पर खड़ा था, तब भी उसने मिड एयर में कंडेंस्ड क्लाउड लाइक मास के अंदर ब्लूइश ब्लैक हिंट्स देखे थे। क्लाइंट काफी देर तक ये सब एनालाइज करता रहा, लेकिन कोई क्लियर आंसर उसे नहीं मिला। आखिर में उसने सब टेम्पररी माइंड के बैक में रख दिया, सोचते हुए कि फ्यूचर में और क्लूज मिलने पे शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनीवेज, तो ये सब क्लाइंट जो करना था कर चुका है। तो वो सीन क्लीन करने के बाद मतलब 4 स्टेप काउंटर क्लॉकवाइज लेता है और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वो अपनी फिजिकल कंडीशन थॉरली इंस्पेक्ट करना चाहता था और ये कंफर्म करना चाहता था कि एंजो में अब भी पैसिव गुड लक या बैड लक इफेक्ट बचे हुए हैं या नहीं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं कैटलिया और एल्गर से, जहां एल्गर भेस बदल के कैटलिया से मिलने आया है, क्योंकि याद है ना, ये दोनों साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं आर्टिशन वाले केस को लेके, उसका गेम करना है। एल्गर बोला कि उसकी ऑब्जर्वेशन और गेसेस के अकॉर्डिंग आर्टिजन शायद उन लोगों के कंट्रोल में है जो प्रिमोडियल मून को बिलीव करते हैं, और वो लोग सदर्न कंटिनेंट के ओरिजिनल फैक्शन से बिलोंग करते हैं। मतलब वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट है ना, उसके ट्रेटर्स वाले ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। अब ये सब सुन के कैटलिया का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहा। वो कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर बोली कि अगर मतलब ये सिचुएशन है तो तुम मिस्टर मून को क्यों नहीं ढूंढते, उससे ही हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि मिस्टर मून को ये प्रिमोडियल मून वाले मैटर्स में डेफिनेटली इंटरेस्ट तो होगा। एल्गर नॉर्मल टोन में जवाब देता है कि अगर हम खुद इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए तो शायद एल्गर ये रास्ता अपनाएगा। वैसे कैटलिया ये भी कहती है कि ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना तो हमारे पास गिरमन स्पैरो, उसको बुला लेंगे, सबको निपटा देगा वो देखते देखते। एंड एल्गर वाज लाइक, हाँ वो मैंने सोच रखा है, वो लास्ट रिजॉर्ट है, कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में गिरमन स्पैरो को बुला ही लेंगे अपन।
बट मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी जो है ना प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर सकता हूँ, हर बात के लिए गिडमैन स्पैरो को नहीं बुलाना। एनीवेज, तो एल्गर ने आगे बताया कि आर्टिजन की आइडेंटिटी हाइड करना और उस रिसोर्स को दूसरे के हाथ में जाने से रोकने के लिए वो जानबूझकर ये इमेज क्रिएट किया था कि वो चर्च ऑफ स्टॉर्म का मेंबर है, लेकिन रियलिटी में आर्टिजन बस फाइन वाइन ऑफ वुमेन वाली लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अनएफिलिएटेड बियॉन्डर्स के लिए मिस्टिकल आइटम्स बनाता है। उसने चर्च ऑफ स्टीम को बिट्रे करके बायम में हाइड होना चूज किया था। इस बार पहले वो एक स्ट्रेंज डिजीज का शिकार हुआ और किसी अननोन पर्सन ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाद में लगने लगा कि प्रिमोडियल मून बिलीवर्स ने उसे कंट्रोल कर लिया है। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि आर्टिजन को न्यू लाइफ मिल सकती है। अब कैटलिया ये सब ध्यान से सुनती है और फिर बोलती है कि एक आर्टिजन के पास डेफिनेटली मिस्टिकल आइटम्स की कमी नहीं होती है, साथ ही उन्हें अलग अलग बियॉन्डर इफेक्ट्स और उनके नेगेटिव इफेक्ट्स की कॉम्बिनेशंस की भी डीप नॉलेज होती है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कम से कम सीक्वेंस 5 तो होगी ही। फिर सवाल करती है कि प्रिमोडियल मून बिलीवर्स ने बिना उसे हार्म किए उसे कंट्रोल कैसे कर लिया होगा, क्या इसमें कोई डेमीगॉड इन्वॉल्व है? एल्गर ने इनडायरेक्टली ये पॉसिबिलिटी को डिनाई किया। उसने बोला कि क्लूज तो नहीं है किसी डेमीगॉड के इन्वॉल्वमेंट के, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लगता है कि आर्टिजन ने कुछ हद तक खुद विलिंगनेस भी दिखाई है, खुद वो इससे इन्फ्लुएंस होना चाहता था। शायद थ्रेट्स और कोएशन के साथ उन लोगों ने उसकी वीकनेस को टारगेट करके उसे टेम्प्ट भी किया हो। कैटलिया ने फिर पूछा कि प्रिमोडियल मून बिलीवर्स को आर्टिजन के बारे में पता कैसे चला। एल्गर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ ट्रस्टवर्दी और फेमिलियर लोगों के साथ ट्रेड करता था, राइट? तो वो इंटेंशनली अपने चैनल्स एक्सपैंड नहीं करता था और बहुत कॉशियस रहता था, तो फिर ये सब हुआ कैसे? अब ये क्वेश्चन सुन के एल्गर थोड़ा हेजिटेट करता है, बट देन वो अपनी थ्योरी शेयर करता है। एल्गर याद दिलाया कि एक बार उसने द वर्ल्ड की तरफ से एक वेयरवुल्फ बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक आर्टिजन को सेल करवाई थी। वेयरवुल्फ पाथवे म्यूटेंट पाथवे का पार्ट था और उस पाथवे की फॉर्मूला और कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट कंप्लीटली रोज स्कूल ऑफ थॉट के कंट्रोल में थी, राइट? मतलब बहुत रेयरली ही कोई चीज वहां से लीक होती है। तो ये सुनते ही कैटलिया तुरंत कनेक्शन समझ गई। देखो, सदर्न कंटिनेंट में जो प्रिमोडियल मून बिलीवर्स एक्टिव थे वो मोस्टली रोज स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड ही थे। एल्गर को सस्पिशन था कि वेयरवुल्फ बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक में कोई हिडन प्रॉब्लम या सीक्रेट एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व थी। इसी वजह से रोज स्कूल ऑफ थॉट ने आर्टिजन को टारगेट किया होगा और शायद इसी रीजन की वजह से वो म्यूटेंट पाथवे की फॉर्मूलाज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं। एनीवेज, यहाँ कुछ और सवाल जवाब होते हैं कैटलिया और एल्गर के बीच, जिसके बाद कैटलिया फाइनली पूछती है कि आर्टिजन का नाम क्या है और वो किस कंट्री से है। एल्गर जवाब दिया कि इंटिस से है वो और खुद को कील्फ बुलाता है। अब कील्फ नाम सुनते ही कैटलिया थोड़ी सी सीरियस हो गई। एल्गर ने तुरंत पूछ लिया कि क्या उसने उस नाम के बारे में पहले सुना है, और थोड़ी देर साइलेंस के बाद कैटलिया ने बताया कि एम्परर रोजेल के एल्डेस्ट सन का नाम कील था, जो कील्फ से काफी सिमिलर लगता है। कैटलिया फर्दर एक्सप्लेन करती है कि एम्परर की असैसिनेशन के शॉर्टली बाद वो प्रिंस फियर और स्ट्रेस की वजह से मर गया था। उस वक्त सॉरन फैमिली उसके डिसेंडेंट्स को एग्जाइल या एक्सिक्यूट करना चाहती थी, लेकिन चर्च ऑफ स्टीम ने उन्हें क्लर्गी मेंबर्स की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर एल्गर को रियलाइजेशन हुआ और उसने पूछा कि क्या कैटलिया को लगता है कि आर्टिजन कील्फ उस प्रिंस का डिसेंडेंट हो सकता है? देखो, नदर्न कंटिनेंट के कंट्रीज जैसे इंटिस और फेजाक में एंसेस्टर्स के नेम्स को रिपीट करना बहुत कॉमन ट्रेडिशन था, स्पेशली अगर आपकी फैमिली काफी प्रेस्टिजियस होती है। और इसलिए कैटलिया ऐसा सोच रही थी कि ये प्रिंस का डिसेंडेंट है क्या। और हाँ, कैटलिया एल्गर की बात से एग्री कर रही थी। वैसे कैटलिया कहती है कि अगर कील्फ का खून उसे मिल जाए ना तो वो बहुत क्विकली कंफर्म कर सकती है इस बात को। एल्गर ने रीजन समझ लिया और अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछा, क्योंकि कैटलिया ऑलरेडी मतलब रोजेल वेजेल के नजदीकी लोगों को जानती है, बर्नाडेट। एल्गर यहाँ बस ये पूछता है कि क्या वो अब एक्शन लेने वाली है और जरूरत पड़ने पे वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। कैटलिया तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि फिलहाल वो ऑब्जर्व करेगी, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं देगी, बस पैसिवली ऑब्जर्व करेगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रिमोडियल मून बिलीवर्स आर्टिजन कील्फ को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। अगर उनका गोल सिर्फ उससे मिस्टिकल आइटम्स बनवाने हैं तो सिचुएशन काफी सिंपल है, लेकिन अगर उनके और भी गोल्स हैं तो प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और फिर उन्हें प्रॉपर प्रिपरेशंस करनी होगी। एल्गर भी इस बात पे एग्री करता है और वो बोला कि वो बायम में ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता, वरना ऑफ कोर्स उसके ऊपर शक होना लोगों को शुरू होगा। इसलिए अगर असिस्टेंस चाहिए तो जल्द ही इन्हें जो भी काम है करना पड़ेगा। तो हाँ, कंफर्मेशन मिलने के बाद द हैंगमैन उठकर हुड पहनता है और रूम से छोड़कर चला जाता है। नाउ आर्टिजन कील्फ की करंट लोकेशन जानने के बाद कैटलिया ने अपनी हेवी ग्लासेस उतारी और हीथ को अंदर बुलाया। डोर के शैडोज में डार्कनेस स्टेड हुई और एक थिन पेल फिगर बाहर आया। वो फ्यूचर शिप का सेकंड मेट था और रोज बिशप हीथ डोयल था। हम सब जानते हैं इसको। कैटलिया ने उसे एक्चुअल सिचुएशन समझाई और रिमेनिंग वर्क उसके हवाले कर दिया। हीथ डोयल ने सिंपली यस कैप्टन कहा और शैडोज में वापस डिसअपीयर हो गया। उसके बाद कैटलिया ने कुछ सेकंड्स रुककर एक और वार्निंग दी, फिलहाल फ्रैंक से दूर रहना। उसके मशरूम एक्सपेरिमेंट्स अभी रुक गए हैं और मुझे डर है कि वो कुछ नया आइडिया ना लेके आ जाए। हाँ, ये थी कैटलिया और एल्गर की जो भी डिस्कशन हुई, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं वापस से क्लाइन की तरफ, जो कि तलाश कर रहा है अपने सेकंड मैरियनेट को। डिविनेशन ऑलरेडी शुरू कर चुका है, लेकिन
डेफिनेशन से कुछ को रिजल्ट मिल नहीं रहा फॉर सेकंड मैरियोनेट। एक तो बढ़िया मिल गया है विनर एंजो, जो कि क्लाइन के लिए फिलहाल चाय बना रहा है। और हाँ, क्लाइन जो है वो एंजो का लुक पूरी तरह से चेंज कर दिया है। लाइक एंजो के हेयर्स वगैरह हटा दिया है, आईब्रोज, बाल सब हटा दिया है। देन उसको बहुत ज्यादा सन में रख के सन बर्न्ट कर दिया है ताकि उसका स्किन पूरा लाल लाल लगे। और लुक चेंज करने का रीजन आप भी जानते ही हो कि रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है वो एंजो को पहचान ना जाएं, और अब तो नहीं पहचान पाएंगे। एंजो को अब सिर्फ एक फेसलेस ही पहचान सकता है। अब रियल वर्ल्ड वाले डिस्गाइज के अलावा क्लाइन ने कुछ मिस्टिसिज्म रिलेटेड प्रिपरेशंस भी की थी। सबसे पहले उसने पेपर एंजल्स एम्ब्रेस यूज किया था और साथ ही अजिक की कॉपर विसल भी कैरी की थी। इसके अलावा उसने ये भी कंफर्म किया कि विनर पाथवे का पैसिव लक और कैलामिटी ट्रेट अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाया कि ये मैरिनेट बनने की वजह से हुआ था या ग्रे फॉग के इफेक्ट की वजह से। हाँ, क्लाइन एंजो बैठे होते हैं, यही सब सोच रहा था क्लाइन, और तभी यहाँ का कलर्स वगैरह चेंज होना शुरू होता है क्योंकि क्लाइन के सामने आ चुके थे मिस्टर अजिक। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मिस्टर अजिक की एंट्री हो गई है। बहुत दिन से खत लिखे जा रहे थे, फाइनली मिस्टर अजिक आ गए और वो क्लाइन को देख के बोलते हैं, तैयार हो, चलते हैं अपन, काम है कुछ। क्लाइन कहता है, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब मेरी जो क्रीपिंग हैंगर ग्लव है ना, उसको आप सील कर दीजिए प्लीज। फॉर नाउ क्लाइन जो है क्रीपिंग हैंगर एंजो को पहना दिया था क्योंकि एंजो के पास सेफ है, खाएगा तो खा जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लाइन खुद नहीं पहना था। हाँ, एंजो यहाँ ग्लव निकाल के मिस्टर अजिक को देता है और मिस्टर अजिक अपना सीलिंग मैकेनिज्म जो है प्रक्रिया वो शुरू करते हैं। और उनके प्रक्रिया कारण गास्टली व्हाइट और डार्क ग्रीन कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स बनते हैं। लेबल्स और पैटर्न्स हवा में अचानक अपीयर होने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे इनविजिबल रैट्स, शैडोज और स्पिरिट बॉडीज उन्हें कैलीग्राफी की तरह लिख रहे हो। वो सब मिड एयर में आपस में मर्ज होने लगे और एक मिस्टीरियस इल्यूजरी डबल ब्रोंज डोर बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी वर्ल्ड की तरफ जाता हो, एक डीप, साइलेंट और टेरिफाइंग वर्ल्ड। फिर वो इल्यूजरी डोर श्रिंक होने लग गया और आखिर में क्रीपिंग हैंगर पर लैंड कर गया। उसके ब्लड स्टेन्स रैपिडली फेड होने लगे और ग्लव मोस्टली व्हाइट हो गया। कुछ सेकंड बाद ये ह्यूमन स्किन ग्लव्ड कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया था, मतलब एकदम पहले ऐसा लग रहा था। और अब मशरूम्स के सप्रेसिव इफेक्ट के बिना भी उसका जो मेनिया का अर्थ था ना, हमेशा खाना है, पागल जैसा करता था, वो कुछ नहीं हो गया, ग्लव हो गया एकदम शांत। हाँ, अजय यहाँ क्रीपिंग हैंगर क्लाइन को वापस देते हैं, कहते हैं कि अब ये पहले जैसा हो गया, इसको खिलाने पिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चिल रहेगा ये ग्लव, ठीक है। देख रहे हो अजिक का ओपी पावर। वैसे अगर तुम सोच रहे हो ये अजिक का पावर है तो रुक जाओ, इसी वीडियो में तुम्हें पता चलेगा अजिक कितने ओपी हैं। एनीवेज, क्लाइन ने कहा कि जब वो बर्जर्क सी क्रॉस करते वक्त अजिक की कॉपर विसल कैरी कर रहा था तब उसे बार बार एक ही ड्रीम आता रहा। उस ड्रीम का मेन थीम डार्कनेस और कोल्डनेस था। एक इन्वर्टेड अंडरग्राउंड मॉसलम के अंदर काउंटलेस कॉफिन्स थे और हर कॉफिन में एक डेड बॉडी पड़ी थी। उन बॉडीज के बैक्स पर डेंस व्हाइट फेदर्स उग रहे थे। वो फेदर्स पेल येलो ऑयल से स्टेन्ड थे और मॉसलम के डीप अंदर एक ह्यूज ब्लैक फॉग थी जो सब कुछ कवर कर रही थी। ड्रीम में वो और मिस्टर अजिक साथ में मॉसलम एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर उन्होंने कुछ ट्रिगर कर दिया जिस वजह से ब्लैक फॉग से पैंटिंग साउंड्स आने लगे और उसके अंदर से थिन इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स एक्सटेंड होने लगे। हर बार ड्रीम इसी पॉइंट पे पहुंचती है और क्लाइन शॉक में जाग जाता है। उसे लग रहा था कि ये सीन पहले अपीयर हुए न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट के बाई प्रोडक्ट से काफी सिमिलर है। अब अजिक ये सब सुनते हैं और कहते हैं कि जरूर ये सब ऐसी चीज से रिलेटेड है जो कि डेथ जो था ओरिजिनल वो बर्जर्क सी में छोड़ा होगा। और जहां तक बात न्यूमिनस एपिस्कोपेट की है तो उनका जो आर्टिफिशियल डेथ का प्रोजेक्ट चल रहा है लगता है उसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुका है। एनीवेज, क्लाइन एनीहाउ अभी मिस्टर अजिक के साथ एडवेंचर पे जाने वाला है तो क्लाइन भी अपना गिरमेन स्पैरो वाला लुक ले लेता है और बस क्लाइन कहता है मुझे एक प्रिपरेशन करनी है कि ठीक है, उसे कंफर्म करना है कि एडमिरल हेल लडवेल किसी डेंजरस ट्रैप में तो नहीं है और उसके आसपास न्यूमिनस एपिस्कोपेट के डेमीगॉड्स तो प्रेजेंट नहीं है। अजिक ने काम टोन में जवाब दिया कि ये सब नियर बाय पहुंचकर इजीली कंफर्म हो जाएगा। क्लाइन ने अग्री किया और तुरंत एंजो को कोर्ट रैक के पास जाने कहा और गोल्डन केन निकालने को कहा। तो क्लाइन भी रेडी है, एंजो भी रेडी है, अजिक भी रेडी है। हाँ, अजिक अपना राइट हैंड बढ़ाकर क्लाइन के शोल्डर को पकड़ लेते हैं। क्लाइन यही सेम काम एंजो के साथ करता है और तीनों स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवलिंग शुरू किए मिस्टर अजिक की मदद से। अगले ही मोमेंट सराउंडिंग के सारे कलर्स डिस्टॉर्ट होने लगे। रेड्स और ज्यादा रेड हो गए, ब्लैक्स और भी डीप हो गए और सारे कलर्स एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे थे। यहाँ क्लाइन, अजिक और क्लाइन का जो मैरिनेट है एंजो, वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर रैपिडली मूव करने लगे जबकि ब्लैक गोल्ड इलियड केन उनके आगे डांस करते हुए डायरेक्शन दिखा रहा था। कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा था? वो डायरेक्शन जहां क्लाइन का लॉस्ट मरलॉक कफ लिंक मौजूद था। समझ रहे हो? वहीं ये लोग जा रहे हैं। एडमिरल हेल याद है, उसी के शिप पे लूज हुआ था क्लाइन का वो कफ लिंक, तो वहीं ये लोग जा रहे हैं। अजिक लेके चल रहे हैं, चलो सब दिलवा दूंगा वापस, क्योंकि एडमिरल हेल से बात भी करना है ना क्लाइन को, वो जो कंफर्मेशन करनी है चीजें तो सब अजिक करवाएंगे। अभी तुम देखो अजिक का ऑरा, ठीक है, तुम देखो। मैं बहुत एक्साइटेडली नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बीमार हूँ इस कारण से, लेकिन तुम देखो ऑरा देखो अभी। एनीवेज, तो कुछ देर बाद जो केन था वो हवा में रुक गया और नीचे पॉइंट करने लगा। अजिक ने ट्रैवलिंग स्टॉप कर दिया, लेकिन वो लोग अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ही थे।
ऐसा लग रहा था जैसे अजिक कुछ देख रहे हो या कुछ इनविजिबल चीज की आवाज सुन रहे हो। 2-3 सेकंड के बाद उन्होंने कामली कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहकर अजिक क्लाइन को और क्लाइन अपने मैरिनेट को लेकर स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आ गए। बाहर आते ही क्लाइन को वो पुराना टाइम याद आया जब वो अजिक की लॉस्ट मेमोरीज के क्लूज ढूंढ रहा था। तब टारगेट वाइस एडमिरल एलमिन ट्रेसी के पास रखे एंशिएंट क्रॉनिकल्स थे। उस वक्त भी अजिक ने कैजुअली बोला था कि प्रॉब्लम सीरियस नहीं है और रिजल्ट में उनका सामना डीमनेस ऑफ अनएजिंग कटरीना से हुआ था। याद है 3rd बुक के अंदर। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं सुनते ही क्लाइन अंदर ही अंदर सरकास्टिकली रिएक्ट किया कि अजिक बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां रहता है कोई डेमीगॉड जो कि अल्टीमेटली अजिक के पैर ही पड़ता है। एनीवेज, तो क्लाइन सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है। एनवायरनमेंट उसके लिए काफी फेमिलियर था। वो एक मासिव डार्क कलर्ड शिप था जिसमें घोस्टली ग्रीन टिंट थी। शिप पर ब्लैक ट्यूलिप का फ्लैग लगा हुआ था। हर तरफ ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, रैट्स, शैडोज और दूसरे अनडेड क्रीचर्स काम कर रहे थे। कोई सेल्स हैंडल कर रहा है, कोई पेट्रोल, तो कोई कैनन ड्रिल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये किसका शिप है आप लोग समझ ही गए हो। क्लाइन लड़ा भी था 3rd बुक में उससे। याद है कि एकदम उड़ते हुए हवा में गया था, सीधा लड़ना शुरू किया था और मरलॉक कफलिंग खो गया था क्लाइन का वहीं पे। जी हाँ, ये क्लियरली एडमिरल हेल लडवेल का फ्लैगशिप ब्लैक ट्यूलिप था। लेकिन इस बार एक डिफरेंस था, शिप पे काफी लिविंग बियॉन्डर्स भी मौजूद थे। लास्ट टाइम जब क्लाइन लड़ा था तो लग रहा था सिर्फ एडमिरल लडवेल है वही सिर्फ जिंदा था, बाकी उसके सब यही ज़ॉम्बीज वगैरह थे। एनीवेज, केबिन एंट्रेंस के पास एग्जैजरेटेड रैपियर, फ्रिली शर्ट, लग्जरियस कोट और स्कल वाले ट्रायंगुलर हैट में एडमिरल हेल लडवेल खुद खड़ा था। जैसे ही वो अजिक को देखा, उसके राइट हैंड वाली ब्लैक रिंग सडनली ट्रेम्बल और ग्लो करने लगी। उसकी आईज के अंदर जलती पेल व्हाइट फ्लेम्स वायलेंटली शेक हुई और फिर सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगले सेकंड लडवेल ने बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के अपना बॉडी बेंड किया, डेक पर प्रोस्ट्रेट हुआ और अजिक एगर्स के सामने डेक को किस कर दिया। मतलब झुक के पैर के पास चुम्मा ले लिया, भैया आ गए अजिक को रिस्पेक्ट चाहिए। ये सीन देखकर ना सिर्फ लिविंग क्रू बल्कि क्लाइंट भी शॉक में जम गया कि एडमिरल हेल लडवेल अजिक को देख के ऐसे बिहेव कर रहा है। क्लाइन ने 2 पॉसिबल सिचुएशंस इमेजिन की थी। पहली कि लडवेल ने न्यूमिनस एपिस्कोपेट के किसी डेमीगॉड के साथ मिलकर गेडमैन स्पैरो और उसके सपोर्टर के अगेंस्ट एम्बुश सेट किया होगा, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि डेथ पाथवे का सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम डेंजर सेंस कर सकता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि लडवेल ने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की थी और अजिक के सामने डायरेक्टली क्रश हो गया, सरेंडर मार दिया लौंडा। क्लाइन का ओरिजिनल प्लान था कि अगर डेमीगॉड प्रेजेंट हुआ तो अजिक उसे हैंडल कर लेंगे और वो खुद लडवेल को मैरिनेट बनाएगा। ठीक है, क्लाइन भी तैयार था, लड़ाई हो जाएगा तो अजिक हैवी वेट से लड़ेंगे, मैं इस लडवेल को अपना मैरिनेट बना लूंगा। ठीक है, मैं इसे पेल दूंगा, लास्ट टाइम नहीं पेल पाया था। लेकिन लग रहा है यहाँ सिचुएशन सेकंड है, तो क्लाइन यहाँ चुपचाप बैठेगा, अजिक ही सारा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एडमिरल हेल है वो फाइट करने की कोशिश तक नहीं किया। वो तो सीधा एक लॉयल सर्वेंट की तरह डेक पे ही झुक गया और चूमने लगा अजिक के पैरों को। पूरे शिप पे साइलेंस छा गया। अजिक ने कामली अपनी सिल्क हैट को प्रेस किया और स्टडी पेस में लडवेल की तरफ वॉक किए। वो 3 स्टेप्स चलने के बाद वो उसके सामने रुक गए और डीप वॉइस में पूछे कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट किस स्टेज तक पहुंच चुका है। लडवेल ने फोरहेड डेक से चिपकाए रखा, वो उठ नहीं रहा, नीचे झुका हुआ है। ठीक है, और बोलता है कि आर्टिफिशियल डेथ अब उन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है जो एडवांसमेंट में फेल हुए हैं, लेकिन अभी भी प्रेयर्स और रिचुअल्स का जवाब देने में केपेबल नहीं है। ये बोलने के बाद उसने हल्का सा बॉडी रेज किया और अपनी राइट हैंड की ब्लैक स्क्वायर शेप्ड रिंग उतारकर दोनों हैंड से रेस्पेक्टफुली अजिक को ऑफर कर दिया। रिंग ऐसे फ्लाई हुई जैसे काउंटलेस स्पिरिट बॉडीज उसे खींच रहे हो और डायरेक्टली अजिक के पाम में लैंड हुई। अजिक ने कुछ सेकंड्स तक उस रिंग को स्टडी किया और फिर उसे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में पहन लिया। रिंग पहनते ही अजिक के बॉडी से टेरिफाइंग और प्रोफाउंड ऑरा स्प्रेड होने लगी। शिप के जितने सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स थे वो तुरंत नील डाउन हो गए, सब अपना हेड बाउ कर दिए और जैसे मतलब हाल उनका डर का था ना, बता नहीं सकता हूं मैं। मतलब उनका डर ऐसा था कि वो अजिक को देखना छोड़ो, उनके जूती तक को नहीं देख सकते, ये हाल था उनका। फ्लाइंग रैट्स और शैडोज डेक पे गिरकर चिपक गए, मतलब वहां से उठ नहीं रहे हैं, वहीं पे रह गए। कोई भी हवा में फ्लोट करने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था, ये हाल था सबका। इनफैक्ट यहाँ कुछ अभी लिविंग बियॉन्डर्स भी हैं, राइट, लिविंग पायरेट्स, वो भी नीज पे गिर पड़े थे और अपना चेहरा जो है ना मत्था टेक दिए थे डेक के ऊपर। किसी का हिम्मत नहीं है अजिक के जूती तक को देख ले। वहीं क्लाइन साइड में खड़ा है, ये सब देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर अजिक किस तरह के आदमी है यार। ये जहां जाते हैं इनका ऑरा इतना हाई होता है, सब लोग झुक के प्रणामी करना शुरू करते हैं। अच्छा हुआ फर्स्ट बुक के अंदर ही मैंने मिस्टर अजिक को अपना दोस्त बना लिया, ठीक है। ये तो मिस्टर अजिक से अगर मैं भिड़ गया रहता तो मेरा क्या हाल होता पता नहीं मेरे को। अब अजिक का ऑरा तुम्हें लग रहा है यहीं पे खत्म हो गया है, तो नहीं, अभी ऑरा फार्मिंग और बाकी है मिस्टर अजिक का, चलो बताता हूँ। तो अजिक यहाँ कामली लडवेल की तरफ देखे और क्लाइन को फेस करते हुए ऑर्डर दिए कि 1 साल तक लडवेल क्लाइन का मैरियनेट बन के रहेगा, उसके बाद वो स्पिरिट वर्ल्ड में रिटर्न कर सकेगा। अजिक ने ये वर्ड्स बिल्कुल इमोशनलेस टोन में बोला, जैसे किसी की लाइफ और फ्यूचर डिसाइड करना उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। मैरियनेट बनना मतलब समझ रहे हो ना, बोल रहे हो लिटरली लडवेल को कि तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारी स्पिरिट 1 साल बाद फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जो होगा देखा जाएगा।
एंड लडवेल का बॉडी वायलेंटली शेक किया जैसे वो अंदर से फ्यूरियस और ह्यूमिलिएटेड हो। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद के मौत का फरमान सुनने के बाद भी वो अपना मुंडी तक उठा सके। बस वो बात को माना, ओबे किया और बोला यस ऑनरेबल डेथ काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, अजिक हैं डेथ काउंसिल। वैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, ऐसे एकदम जी हाँ करके बोलने वाली बात थी नहीं ये, बट समझ जाओ, और समझ जाओ। अब जैसे ही लडवेल ने ये वर्ड्स बोले, घासली व्हाइट और डार्क ग्रीन मिस्टीरियस सिंबल्स हवा में इमर्ज होने लगे और मर्ज होकर एक इल्यूजरी ब्रोंज डोर क्रिएट हुआ। वो डोर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायरेक्टली एडमिरल हेल के फोरहेड के अंदर इंप्रिंट हो गया। क्लाइन ये सीन देखकर सरप्राइज और कंफ्यूजन में जम गया। सिर्फ तब उसने रिएक्ट किया जब अजिक ने नॉड करके उसे लडवेल की तरफ पॉइंट किया। तब क्लाइन ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा, 10 मीटर रेंज के अंदर इंटर हुआ और लडवेल के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने लगा। लडवेल कुछ रेजिस्ट भी नहीं कर रहा। कर लो भैया, मेरे को मैरिनेट बना लो। कुछ मोमेंट्स के लिए लडवेल का बॉडी जर्क हुआ जैसे वो वायलेंटली रेजिस्ट करने वाला हो, मतलब कर नहीं रहा है, वो नेचुरल रेजिस्टेंस है काइंड ऑफ, लेकिन कोई रेजिस्टेंस हुआ नहीं क्योंकि अगेन वो अपने आप को रेजिस्ट करने से रोक रहा है। समझ रहे हो? ये मतलब अजिक का ऑरा है कि वो बोल दिए तुमको मैरिनेट बनना है इस बंदे का तो बनना है, तुम और कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे लडवेल के थॉट्स जो थे वो स्लगिश होने लगे और सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस वीक पड़ती गई। कुछ देर बाद सिल्वर मास्क एडमिरल हिल क्वाइटली खड़ा हुआ, हेड बॉव किया और क्लाइन के साइड में एंजो के पास आकर खड़ा हो गया। यानी कि क्लाइन का दूसरा मैरियोनेट है एडमिरल हिल लडवेल। और कैसे बन गया वो मैरियोनेट? क्योंकि अजिक बोले उसको बनने के लिए। कुछ यहाँ लड़ाई नहीं हुई, अजिक बस बोल दिए, उसको करना पड़ा। ठीक है, अजिक का ऑरा प्लस प्लस कमेंट में मेरे को कम से कम 50,000 कमेंट चाहिए अजिक प्लस प्लस ऑरा प्लस प्लस लिखते हुए। ठीक है, ऑरा फार्मिंग कोई मिस्टर अजिक से सीखे। एनीवेज, अजिक यहाँ पूरे प्रोसेस को साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहे और फिर कामली एक्सप्लेन किए कि डेथ पाथवे के हाई लेवल बियॉन्डर्स लो लेवल बियॉन्डर्स पर टेरिफाइंग सप्रेशन रखते हैं और मैं हाई लेवल पे हूँ, वो लो लेवल पे, तो सप्रेशन था। और क्लाइन ने जेंटली नॉड किया क्योंकि वो ऑलरेडी इसका एग्जांपल देख चुका था जब अजिक की कॉपर वेसल के सामने सीक्वेंस 5 एडमिरल हिल अपने अनडेड क्रीचर्स तक को कंट्रोल नहीं कर पाया था इन बुक 3। और जब अजिक खुद आ गए तो समझ लो क्या हुआ। एडमिरल लडवेल हिल लडवेल जो भी है उसका हाल वो तुम देख ही रहे हो, मैरिनेट बन चुका है क्लाइन का बिना किसी रेजिस्टेंस के। इसी बीच एक हेवीली रॉटेड ज़ॉम्बी वॉक करता हुआ क्लाइन के पास आया और उसके हाथ में उसका जो कफलिंक था ना, मरलॉक कफलिंक, वो लाके चुपचाप दे दिया कि भैया आपका छूट गया था शिप पे, ले लो, यहाँ से चले जाओ, हमें कुछ मत करो। अब क्लाइन कफलिंक को देख के इमोशनल फील कर रहा है, अरे भैया तुम्हें मैं खो दिया था, वापस मिल गया, मुझे मजा आ गया। एनीवेज, तो यहाँ जो भी क्लाइन को काम करना था, क्लाइन सोचा था लड़ेंगे आके मिस्टर अजिक के साथ, मजा आएगा, लेकिन लड़ाई तो यहाँ कुछ हुई नहीं। अजिक का ऑरा फार्मिंग हुआ बस, तो अब काम हो गया क्लाइन का। अजिक क्लाइन का शोल्डर पकड़ते हैं, क्लाइन इमीडिएटली एंजो का, एंजो लडवेल का, सब एक दूसरे का शोल्डर पकड़ के चलो वापस से ट्रैवलिंग करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। हाँ, सारे कलर्स फिर से डिस्टॉर्ट ओवरलैप होने लगे और वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर गए। और दोस्तों, इसी पॉइंट पे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अब ओरिजिनली प्लान था कि मैं थोड़ा और इस वीडियो को खींचता, लाइक 15-20 मिनट और, बट मेरी तबीयत हो चुकी है बहुत ज्यादा खराब। लाइक मेरी आवाज सुन के आपको पता चल ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी कम था इस थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में, लास्ट में, जब से ये ड्रेस चेंज हुआ है मेरा। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं रेस्ट करना चाहूंगा 1-2 दिन, बट स्टिल आई फील कि ये वीडियो काफी अच्छी खासी लंबी हो गई होगी, 1.5 आवर से तो ऊपर चली ही गई होगी। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले मंडे को, उस टाइम पे कोशिश करेंगे इस बुक को अपन निपटा दे। अगर मेरी तबीयत अच्छी रही तो, नहीं अच्छी रहती है तो इन दैट केस हम लोग एक और वीडियो लेंगे, बट कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में इस बुक को अपन खत्म करते हैं। जैसा जो होगा आपको पता चल ही जाएगा, अपडेट में देता रहूंगा। हाँ, आज की एलोटियम वीडियो में इतना ही। मजा आया हो, अगर अजिक का ऑरा फार्मिंग देखने में मन लगा हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, अजिक ऑरा फार्मिंग प्लस प्लस ऐसा कुछ तो लिख देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो मैं सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।